गुड इवनिंग डियर पेरेंट्स, मैं उज्ज्वला पाटिल आप सभी का इस पेरेंटिंग सेशन में हार्दिक स्वागत करती हूँ। हम जानते हैं कि माता पिता बनना सबसे खूबसूरत और चुनौतीपूर्ण अनुभवों में से एक है। एक और जहाँ बच्चों की किलकारियाँ और छोटी छोटी शरारतें हमें खुशी देती है, वहीं दूसरी ओर उनकी परवरिश, शिक्षा, उनका भविष्य, इनके बारे में हमारे मन में कई सारे सवाल आते हैं। आज के इस सत्र का मुख्य उद्देश्य एक ऐसा मंच प्रदान करना है जहां हम सब मिलकर बच्चों का सर्वांगीण विकास से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर चर्चा कर सके। प्रकृति एक प्रयास है बच्चों की सर्वांगीण विकास का। हमारी इस प्रयोगशील सफर में हम सब आपका स्वागत करते हैं। हम आपका 100% सहयोग चाहते हैं। इसलिए आओ साथ मिलकर सीखें, कुछ नया जानें और जो जानते हैं उस पे अमल कैसे करें ये सीखें। बदलती परिस्थिति में कैसे करें बच्चों की परवरिश। सो डियर पेरेंट्स, सेशन शुरू होने से पहले आप सभी से निवेदन है कि अपने अपने मोबाइल फ़ोन साइलेंट मोड पर रख दें या बंद करके रखें ताकि सत्र के दौरान ध्यान भंग ना हो। आज के प्रोग्राम का प्रास्ताविक करने के लिए मैं हमारी माननीय प्रिंसिपल सुरेखा माने मैम को अनुरोध करती हूँ कि वे मंच पे आए। धन्यवाद। थैंक यू उज्ज्वला मैम। एक बार फिर आज के मुख्य अतिथि, सम्मानित माता पिता व सभी अभिभावकों का मैं सुरेखा माने एन इंटरैक्टिव सेशन ऑन पेरेंटिंग बाय डॉक्टर शीतल सावंत मैम का तहे दिल से स्वागत करती हूँ। हम आपके सहयोग और विकास के लिए आभारी हैं और हम उम्मीद करते हैं कि आज कि एक साथ मिलकर हम अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य का निर्माण करेंगे। आप और हम घर और पाठशाला दोनों से सहयोग की कामना करते हैं। बच्चों के विकास के लिए प्रकृति प्री स्कूल हर संभव प्रयत्न करती रहेगी। प्रकृति प्री स्कूल में प्ले ग्रुप, नर्सरी, जूनियर और सीनियर केजी है। यहाँ 2 से 6 वर्ष तक के विद्यार्थी पर एडमिशन लेते हैं। Here we give more importance to hands-on activities, physical activities. A structured play session designed to promote children's gross motor development, coordination through outdoor games, music movements, and obstacle-based play. Children learn identification, recognition, and vocabulary, pronunciation, etc. Not only school, we have study circle, daycare and activity center. स्टडी सर्कल यहाँ पर सभी वर्ग के बच्चे अभ्यास करते हैं। यहाँ सेल्फ स्टडी को ज़्यादा प्रोत्साहन मिलता है या दिया जाता है। हमारे यहाँ डे केयर है जहाँ पर सभी उम्र के विद्यार्थी यहाँ पर रह सकते हैं या बच्चे यहाँ रहते हैं। एक्टिविटी सेंटर, यह सेंटर या यह एक्टिविटी हमारा मंडे टू सैटरडे इवनिंग को चलाया जाता है। यहाँ सभी उम्र के बच्चे खेलने आते हैं। मैम, हम खास ये बताने की कोशिश कर रहे हैं या ये करते हैं कि हमारा उद्देश्य बच्चों को स्क्रीन टाइम से दूर रखना है, जो आज का सबसे बड़ा मुद्दा है आज के सेशन का भी और सभी पालक वर्ग का ही यही है। तो इस एक्टिविटी के लिए पेरेंट्स का भी बहुत अच्छा रिस्पांस है। थैंक यू पेरेंट्स। इस सेशन में हम कुछ ऐसे विषयों पर बात करेंगे जैसे कि बच्चों के व्यवहार को समझना और उनके साथ प्रभावी संवाद और इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्थापित करना, सकारात्मक पेरेंटिंग, पॉजिटिव पेरेंटिंग के तरीके को अपनाना जिससे बच्चों में आत्मविश्वास और सही गलत की समझ विकसित हो सके, बच्चों की कमियों पर ध्यान देने के बजाय उनकी खूबियों को निखारना। हम आशा करते हैं कि यह सत्र आप सभी के लिए अत्यंत लाभदायक सिद्ध होगा और यहाँ से मिली जानकारी आपको और आपके बच्चों के बीच के रिश्ते को और भी मजबूत और मधुर बनाएगी। आपका बहुमूल्य समय और सहयोग के लिए धन्यवाद। आइए
मिलकर एक ऐसे वातावरण का निर्माण करें जहां हमारे बच्चे खुशी से सीख सके और आगे बढ़ सके। थैंक यू मैम। अभी मैं हमारी माननीय प्रिंसिपल मैम से अनुरोध करती हूँ कि वो हमारी मुख्य अतिथि शीतल मैम का स्वागत करें, और दर्शिका मैम से विनती करती हूँ कि वो आपको आज के अतिथि का परिचय करा दें। गुड इवनिंग एवरीवन। प्रकृति के पहले पेरेंटिंग सेशन में आप सभी का फिर से हार्दिक स्वागत है। मैं दर्शिका प्रकृति की तरफ से हमारे आज के एक्सपर्ट डॉक्टर शीतल सावंत इतोलीकर का परिचय देती हूँ। डॉक्टर शीतल एक अनुभवी साइकोलॉजिकल काउंसलर हैं जो 20 वर्षों से अधिक विविध क्षेत्र की काउंसलिंग में प्रैक्टिस कर रहे हैं। डॉक्टर शीतल की शैक्षणिक योग्यताओं की बात करें तो वे BHMS डिग्री और मास्टर्स इन साइकोलॉजी डिग्री धारण करते हैं। डॉक्टर शीतल औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के प्री लिटिगेशन काउंसलर सेंटर में चीफ काउंसलर की भूमिका निभाते हैं। इसके अतिरिक्त वे अंतरंग काउंसलिंग सेंटर की फाउंडर और डायरेक्टर भी हैं, जहां वे लंबे समय से व्यक्तिगत तथा पारिवारिक काउंसलिंग प्रदान करते आ रहे हैं। उनकी स्पेशलाइजेशंस साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स, रैशनल पेरेंटिंग, मैरिज काउंसलिंग, एकेडमिक एंड बिहेवियरल इश्यूज ऑफ चिल्ड्रन में है। इसके साथ ही शीतल जी NGO पंख फाउंडेशन से जुड़े हुए हैं, जिस माध्यम से वे समाज हित महत्वपूर्ण योगदान भी कर रहे हैं। ऐसे एक्सपीरियंस्ड एक्सपर्ट हमारे लिए आज अपना मूल्यवान समय निकाल के आए हैं, इसके लिए हम आभारी हैं। आइए हम सभी इस सेशन का पूरा लाभ उठाएं। थैंक यू दर्शिका मैम। तो जिसका हम सब इंतज़ार कर रहे थे वो सेशन का हम शीतल मैम की अनुमति लेके सेशन शुरू करें। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि 6 साल तक की उम्र के बच्चे का ज़िंदगी का सबसे इम्पोर्टेंट पीरियड होता है। तो बच्चों का भविष्य के लेकर आजकल के पेरेंट्स के मन में कई सारे सवाल आते हैं, जैसे कि उनकी परवरिश, शिक्षा, उनका भविष्य, उनकी डेवलपमेंट, या और वो खुद को ही ऐसे समझते हैं कि हम इनकी परवरिश अच्छी कर रहे हैं या नहीं कर रहे, तो ये उनको कैसे समझ में आएगा। तो इसके लिए आप हमें मार्गदर्शन कीजिए। श्योर, थैंक यू वेरी मच प्रकृति, प्रिंसिपल साहिबा और सभी शिक्षक वर्ग, थैंक यू वेरी मच। मुझे आज इस विषय पर यहाँ पर चर्चा करने के लिए, चर्चा शब्द थोड़ा सा कठिन है, झेलने के लिए बहुत कठिन है, तो मैं बोलूँगी हम गपशप के लिए आज यहाँ पे एक साथ जुड़े हैं, ये ज़्यादा अच्छा रहेगा। बहुत दिनों से, साल महीने नहीं बोलूँगी, बहुत दिनों से सभी प्रकार के बच्चों में काम कर रही हूँ, डेवलपमेंटल डिसऑर्डर से लेके नॉर्मल बच्चों तक, प्रेगनेंसी के कंसेप्शनल डे से लेके नॉर्मल बच्चों तक, एडोलेसेंट्स तक, और अभी आपने मेरे शुरुआत के इंट्रोडक्शन में सुनाई होगा कि मैं फ़िलहाल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में भी काम करती हूँ प्री लिटिगेशन काउंसलर बोल के। तो जब मैं ऑटिज़म और सेरिब्रल पाल्सी के बच्चों के साथ काम करती थी तब का मेरा अनुभव, और जब मैं एडोलेसेंट एज ग्रुप के बच्चों के साथ काम करती हूँ और मैरिज काउंसलिंग कर रही हूँ, तो इन सभी स्टेजेस के दौरान मुझे जो लगा, मेरा जो अनुभव है कि 0 to 6 इयर्स ये जो एज ग्रुप है ये सबसे महत्वपूर्ण एज ग्रुप है, क्योंकि यही जो उम्र के साल होते हैं वहाँ पे एक मानवता की निर्माण होती है, पहचान होती है, यही शुरुआत है। तो इसलिए ये एज ग्रुप बोलने के लिए बहुत आसान है कि 0 to 6 एज ग्रुप, पर
यही है कि ये नींव है इंसान बोल के, यही है एक नींव है एक पुरुष, एक स्त्री और एक फाइनली फैमिली बनने के लिए। इन ये एज ग्रुप में महत्वपूर्ण सभी चेंजेस से एक इंसान, अभी इंसान बोलूँगी क्योंकि ह्यूमन बीइंग के बारे में बोल रहे हैं, जैसे कि डेवलपमेंटल एज ग्रुप होता है, यही दौरान होती है डेवलपमेंट में शारीरिक फिजिकल डेवलपमेंट, यही दौरान होता है कॉग्निटिव डेवलपमेंट, यही एज ग्रुप के दौरान है मेन इमोशनल डेवलपमेंट। और यहीं पे अगर, इसलिए मैंने नींव कहा, बेसिक कोर यही एज ग्रुप है, और यहीं पे अगर गड़बड़ होती है तो आगे फिर जो मैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में काम कर रही हूँ तो इसलिए ये एज ग्रुप सही में सभी मायने से बहुत महत्वपूर्ण है। अभी बात करते करते मुझे जस्ट एक सवाल सभी इसे पूछना है कि एक्चुअल अभी 0 to 6 एज ग्रुप, 0 तो नहीं समझो, 1 to 6 एज ग्रुप के दौरान के जो पेरेंट्स है, तो प्लीज़ मुझे बताएंगे कौन कौन है अभी यहाँ पे उपस्थित? मैक्सिमम सो 1 to 2 ईयर्स वाले पेरेंट्स, 1 to 2, ओके। 2 से 3 के बीच वाले, 2 से 3, 3 से 4, 3 से 4 जो स्कूल से आई थिंक निगड़ित है, इसलिए 3 से 4 मेजॉरिटी है। 4 to 5 एंड 5 to 6। अभी इनमें कितने जन हैं जिन्हें मराठी बिल्कुल समझ में नहीं आती? अच्छा, 2। बाकी मराठी समझ लेते हैं। मराठी बिल्कुल समझ में ही नहीं आती है या सिर्फ बोलना नहीं आता है? समझ ही नहीं आएगा, ओके। बीच बीच में थोड़ा मराठी, और जैसी ज़रूरत पड़ेगी आपके लिए भी मैं ट्रांसलेट करते जाऊंगी, क्योंकि स्पीकिंग इन हिंदी इज़ लाइक टंग ट्विस्टर फॉर मी सो मैं कोशिश करूंगी कि पूरी जो जानकारी मैं अभी देने की कोशिश कर रही हूँ वो आप तक पहुँचे। तो ऐसा नहीं होगा कि अरे ये क्या चल रहा है, मुझे नहीं समझ में आ रहा है और मुझे बहुत अच्छा लगा कि मम्मी पापा एक साथ है, या पापा भी है, सिर्फ मम्मियाँ नहीं है। तो सबसे पहले तो सभी पेरेंट्स पापा मम्मी के लिए तालियां, क्योंकि हमेशा मैं जहाँ जहाँ जाती हूँ पेरेंटिंग स्किल्स के ऊपर बात करने के लिए, तब ऐसे होता है कि हमें बोलना पड़ता है कि पापा को भी बुलाओ। Maximum mothers, they attend such sessions because they have time, so called they have time, and this is their workshop. Parenting is like their workshop, they have to complete it, it's like their project and they have to complete it. So many a times it happens कि father they excuses निकल जाते हैं कि नहीं आज टाइम नहीं है, आज मीटिंग है या आना नहीं होगा। वो अलग है, उसके ऊपर अलग हम सत्र लेंगे, पर इसलिए मुझे बहुत अच्छा लगा कि पापा भी है। तो जैसे मैम आपने मुझे पूछा था, तो ये जो पीरियड है ये सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ पे होलिस्टिक डेवलपमेंट है। हम यहाँ पे ना एक वर्ड यूज़ कर रहे हैं कब से, डेवलपमेंट का मीनिंग है इन सभी एंगल में बदलाव, चेंज, ट्रांसफॉर्मेशन। हमारे आजू बाजू में पौधे हैं, पौधों को हम ना ग्रोथ कहते हैं, वो बढ़ते हैं, राइट। और इंसान डेवलप होता है क्योंकि वो हर एंगल में बदल रहा है। तो इस तरह से सिर्फ फिजिकल नहीं, मीन्स लाइक पहले दांत नहीं थे तो अभी दांत आ गए, पहले चल नहीं पा रहा था बच्चा और अभी चलना शुरू किया, ये नहीं। तो वहाँ से लेके समझदारी तक, वहाँ से लेके कॉग्निटिव डेवलपमेंट तक, ये पूरी जो बदलाव है वो इस दौरान होती है। थैंक यू मैम। आपने जो अभी हमें छोटी सी टिप्स और पौधे का एग्जांपल देके जो बताया, तो वो सभी पेरेंट्स को आई थिंक समझ में आया, तो थँक यू उसके लिए। और आणि म्हणूनच मी म्हटलं आपण गप्पा मारूया, मग माईक बरोबर काम करतो। ठीक है।
अभी आजकल के पेरेंट्स जानना चाहते हैं मैम, हम आगे बढ़ते हुए, कि कोई कोई बच्चे स्लो खाना खाते हैं, टाइम बहुत लगाते हैं, या पिकी ईटर्स हो गए, जैसे चूजी हो गए फूड के बारे में, कि मुझे ये चाहिए, वो चाहिए, ये नहीं चाहिए, मुझे यही खाना है। तो इस पे आप ज़रा रोशनी डालिए। और मेन इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि उन्हें स्वस्थ खाना या स्वस्थ भोजन वो खाने के कैसे तरीके हैं, जैसे वो जंक फूड छोड़ दे, या थोड़ी देर के बाद खाए, या बहुत महीनों के बाद खाए। इस पे आप रोशनी डालिए। जैसे मैं बता रही थी कि समझ लीजिए बच्चा 1 महीने का है, तो 1 महीने का बच्चा किसी के घर में है ऐसा जो मांग रहा है मुझे बर्गर चाहिए, और थोड़ा बड़ा करते हैं 6 महीने का बच्चा है, अभी टॉप फीडिंग शुरू हो गया है, तो 6 महीने का किसी का बच्चा है या किसी ने एक्सपीरियंस किया है कि उसने बोला मुझे ना फ्रेंच फ्राइज चाहिए, नहीं, और थोड़ा उसको बड़ा करते हैं, 1 साल का हो गया, हाँ अभी यहाँ से चूजीनेस शुरू हो गया है ना। उसको फ्रेंच फ्राइज दिखाए किसने? मुझे लगता है इसी में सभी को ये जवाब इसी में है। उसको बर्गर दिखाया किसने? उसको पॉपकॉर्न दिखाया किसने? देखो बच्चा कहाँ कहाँ देखता है। एक तो घर में ही देखता है, क्योंकि एक साल का बच्चा खुद होके तो शॉपिंग मॉल में नहीं जाता है, 1 साल का बच्चा खुद होके तो बाहर नहीं जा रहा है, तो मीन्स उसने घर में देखा है। या अभी दूसरा जो मीडिया है उसका मोबाइल स्क्रीन, तो उसके ऊपर जो वो कार्टून्स देखता है उसमें अगर उसने देखा होगा तो उसी तरह का कुछ अगर घर में देखता है या बाहर देखता है तो वो उसे चाहिए। सबसे पहले तो जंक फूड की डेफिनेशन क्या है और जंक फूड इंट्रोड्यूस कौन करता है, वहाँ से शुरुआत होती है। तो आदत ये शब्द ही बच्चों के लिए जो भी आदतें अच्छी या बुरी, तो एक्चुअली साइकोलॉजी में अच्छी या बुरी, गुड और बैड हम वर्ड नहीं यूज़ करते। कोई भी आदत एक्सेस या वांटेड, जैसे कुछ खाना है तो ही एक्सेसिवली डिमांड्स फॉर दैट और ही डजंट ईट दैट, सो गुड और बैड नहीं। सो जैसे चिप्स है तो ही एक्सेसिवली डिमांड्स चिप्स, तो वो गुड या बैड में नहीं हम इसे गिनेंगे, सबसे पहले एक ही हम ध्यान में रखेंगे। दूसरी बात यह है कि कोई भी आदत, जैसे खाना खाने की आदत है या कुछ भी आदत, सवय, हैबिट, ये जो है ये हम बच्चे को नहीं, बच्चे के ब्रेन के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो बच्चे का ब्रेन जो सीखता है वो डिमांड करता है, तो उसके ब्रेन को जो आदत माने रिपीटेटिव बिहेवियर, when it happens for the first time it is not at all habit, when it starts happening repeatedly then it is called as habit और आदत, राइट। सो आदत कब लगती है? जब वो बार बार किया जाता है, जी प्रक्रिया सारखी सारखी केली जाते तेव्हा तिला आपण सवय म्हणतो। मग जे गोष्टीला तो सारखा सारखा स्टिम्युलेट होतो त्यावेळेलाच तिला आपण हॅबिट, आदत असं म्हणतो। अभी आदत, हाँ वापस मैडम मैं थोड़े जास्त बोलते बरं। तो मेन यहाँ पे अभी खाने का जो तरीका है ना, तो शॉर्ट में अभी वहाँ पे बताऊंगी कि मेरे बच्चे ने हेल्दी खाना चाहिए, तो हेल्दी की पहले मैं डेफिनेशन क्लियर करूँगी, म्हणजे काय, मतलब क्या। बच्चों को जो हम खिलाते हैं वही वो डिमांड करेगा नेक्स्ट टाइम, या वही वो खाएगा। अभी उसके टेस्ट बड भी नहीं तैयार हुए। जब वो छोटा बच्चा है, 6 महीने का बच्चा है, तो जनरली हो जाता है कि लिक्विड फ्लूइड, क्योंकि दांत नहीं है तो इस तरह से हम देते हैं। तो ये खाना जनरली कौन सा दिया जाता है? याद कीजिए, जो हमारी मम्मी हमें या सास हमें बताती है वो वाला हम फॉलो करते हैं, या फिर हमारी आधुनिक मम्मियाँ जो गूगल पे या वीडियो यूट्यूब पे देखती है, वहाँ से नए नए जो रेसिपीज़ उसे मिलते हैं वो बना के देती है, जो लिक्विड फॉर्म में होती है। अभी ग्रेजुअली
6 महीने के बाद टेस्ट बड डेवलप होना शुरू हो जाता है, डेवलपमेंट एज है ना, तो डेवलप हो रही है टेस्ट बड, तो वो टेस्ट बड को भी कुछ ना कुछ अलग चाहिए. अगर हम सिर्फ एक ही भाताची स्पेस देत राहिलं मग तो आता फुर्र करणार. ठीक आहे, आता आपण वरण आणि पोळीच मिक्सरमधनं काढलेलं देत राहिलं तर मग तो आ करायला लागतो. ठीक आहे, मग आपण म्हणतो की ह्याला किती प्रयत्न केला हा काहीच खात नाही. आता बघा, तुम्ही खाल का रोज वरण आणि पोळीच? तुम्ही खाल का रोज उसं मॅश केलेलं ते केळं? सो जर आपल्याला वेगवेगळं पाहिजे मग बाळालाही वेगळं पाहिजे ना. मग आता इथे आली पॅरेंट्सची क्रिएटिव्हिटी. सो इथे ती क्रिएटिव्हिटी आली तर मग ना खूप साऱ्या नवीन नवीन गोष्टी ट्राय करता येतात. पण आपल्यामध्ये मॅक्झिमम आपण वर्किंग असतो किंवा अनेकदा मल्टीटास्किंग असतो. म्हणजे समजा इफ आय एम अ हाऊस मेकर और हाऊस वर्कर, म्हणजे मी जर घरी काम करते, घर सांभाळते, पण त्यावेळेला मला ॲट अ टाईम खूप सारी कामं करायची असतात. मग एवढी कामं करताना मला त्याच्याबरोबर बसून जर त्याला अर्धा तास लागणार असेल तर माझ्याकडेच वेळ नाही आहे. देन व्हॉट आय डू, द इझिएस्ट मेथड, इधर आय make him to sit in front of a big screen which makes that child's mouth to make like and I keep on feeding the child. और फिर मैंने सिर्फ अभी एक कटोरा अगर मैंने आज सवेरे उसको खिलाया तो एक्चुअली मुझे अच्छा लगता है. सो क्वांटिटी कौन डिसाइड करता है यहाँ पे? मैं, मम्मी. कि अगर उसने एक कटोरी भर के, और ग्रेजुअली वो कटोरी ऐसे बड़ी बड़ी करती जाती है मम्मी, अगर उतना उसके पेट में गया तो ही मम्मी का पेट भरता है, बच्चे का भरे ना भरे. और अभी अगर स्क्रीन के सामने उसको तो पता ही नहीं चल रहा है कि क्या चल रहा है, वो तो आ करके बैठ रहा है, तो फटाफट एक अंदर जा रहा है. पहले दिन समझो उसने बहुत सारा ऐसे निगल लिया तो मम्मी को लगता है कल थोड़ा और बढ़ाऊंगी, क्योंकि ना खाता है और ये अच्छा है कि ये खाने के लिए ये स्क्रीन अगर ये कार्टून में लगाती हूँ तो ये फटाफट खा लेता है. तो ये आदतें अभी ऐसे शुरू हो गई. ठीक है, अगर ऐसी आदत है और आगे चल के फिर मैं डिमांड करना शुरू करती हूँ कि उसने मेरे साथ, मैं जो रोटी चावल बनाऊँगी, और अभी अब मैंने बहुत न्यूट्रिशियस देना रहता है, स्प्राउट्स देने हैं, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स देने हैं, जो हमने पहले नहीं कभी इंट्रोड्यूस किया. तब सिर्फ राइस था, दाल था, फ्रूट्स मैश वाले पोटैटो थे बॉइल्ड. अभी हमें देना है उसे पेथीची भाजी, पालकाची भाजी, और अभी नहीं खा रहा है वो. तो अभी नहीं खा रहा है तो फिर हमें लगता है कि अरे ये नहीं खा रहा है, बहुत चूजी बन गया, फूडी है बहुत, राइट. तो सबसे पहले सभी माँओं को और पिताजियों को, नानी, दादा, दादी, सभी को, बुआ, चाची, सभी को मुझे एक दरख्वास्त करनी है कि आपको जो खिलाना है वो अगर वो खाता है तो वो ही खाता है, ऐसा नहीं है. उससे जब भूख लगेगी तो सही में वो इंडिकेट करता है, वो बताता है कि मुझे भूख लगी है, और तभी उसको एक्चुअल खाना देना चाहिए. जब उसे भूख लगे तब उसको जब दिया जाएगा वो बराबर खाएगा. और जब हमें उसको खाना देना है तो सबसे महत्वपूर्ण है कि हमें कोई भी कार्टून या जो ब्लू रेज क्रिएट कर रहे हैं ऐसा कोई भी माध्यम उसके सामने नहीं रखना है. तो क्या करना है वो आगे के थोड़े सत्रों में आ जाएगा, पर मेन तो यह है कि मेरा पेट भरने के लिए मैं नहीं दूंगी मेरे बच्चे के लिए, उसकी सही में रिक्वायरमेंट. कभी कभी ना इतना सा भी होता है, ठीक है, उसको भूख लगेगी तो वापस आएगा, तो उससे फील करने दो व्हाट इज एपेटाइट. यू डोंट डिसाइड कि उसकी भूख कितनी है, आप मत डिसाइड करो. जस्ट एक शेयर करना चाहूँगी, मेरी एक दोस्त थी तो उसका तो ऐसे था कि उसने 4 घंटों के बाद बच्चे को खिलाना, उसका एक शेड्यूल था. वो बच्चा अभी 1.5 साल का हो गया था, पर वो खिलाना तो लिटरली रात में उठा के बच्चे को 3 बजे उसका एक टाइमिंग आ जाता था रात में, तो रात को उठा के पैर पे ऐसे उसको डाल के, वो बच्चा, उसको भी आदत हो गई थी, हैबिट, करता था और वो कटोरी ऐसे उसके मुंह में डालती थी, वो बच्चा नम, और उसको टेस्ट कर बोल के अचार भी मिलता था बीच बीच में.
तो इसमें माँ का पेट भर रहा है, बच्चे का नहीं। तो बच्चे को ये समझ आने दो कि उसे भूख लगी है तो वो खाएगा। और ना, और एक पे जो जनरली स्कूल में भी मैं देखती हूँ या मेरे दोस्तों के साथ भी मैंने जो देखा, अनुभव लिया, तो उसमें से बताती हूँ। कभी कभी अभी स्कूल में जाने वाले हमारे बच्चे बन जाते हैं ना, तो हमें क्या लगता है, स्कूल में जाएगा तो टीचर के प्रेशर से खाएगा या सब दोस्तों के साथ खाएगा। तो फिर हम क्या करते हैं, जितना उसको 24 आवर्स में कैलोरीज लगने वाली है उतना उसको वो टिफिन भर के देते हैं, इतना वो फिनिश करके उसने आना ही है। अभी टीचर क्या क्या करेंगे, वहां पे एक तो स्टूडेंट नहीं है। तो और एक यहाँ पे ना सेकंड इंपॉर्टेंट टिप इज कि अपनी जिम्मेदारी है अपने बच्चे ने खाना, ये किसी और की नहीं है। इसलिए दूसरों के ऊपर तो कभी नहीं डालना है कि स्कूल में जाएगा और खा के आएगा। मला माहित नाही तुम्ही अनुभव होता की नाही, पण हे खूप कॉमन आहे की ते डब्बे असे ना ओतप्रोत वाहत असतात की ते डब्यातनं असं वाटतं की टीचरच्या धाकाने खाईल, मग दिवसभर काही नाही खाल्लं तरी चालते बाबा, त्याचं एकदा पोट भरलं बस। सो अपने बच्चे ने खाना खाना ये अपनी जिम्मेदारी है। थैंक यू मैम। अभी आपने खाने के बारे में जो टिप्स हमें बताई उससे हम सब पेरेंट्स सहमत हैं। और आपने जो अभी स्क्रीन का बताया, तो आगे का क्वेश्चन उसी से रिलेटेड है कि टीवी और मोबाइल के बजाय परिवार के साथ जुड़ने के लिए हम क्या प्रयास कर सकते हैं? या अगर मम्मी ने फ़ोन नहीं दिया तो वो पापा का ले लेते, पापा ने नहीं दिया वो घर में जो बड़े बुजुर्ग होते हैं उनसे ले लेते, तो उसके लिए क्या कर सकते हैं? सबके मोबाइल छुपा के रखो, फिनिश। एक्चुअली ना मैम, आप जो सवाल पूछ रहे हैं ना, सही में इसी में जवाब है, दूसरे जवाब है ही नहीं इसी को। आय थिंक सहमत है सभी जन। त्याला खरंच काय पर्याय नाही, लपवून टाका मोबाईल, तुमचं नेट घरी गेल्यावर बंद करून टाका, हाच पर्याय, दुसरा पर्याय येतोच कुठून? से येस येस, नाही येते नाही, ह्याच्यात नाही थांबत, येते पुढे येते। मॅडम घाबरल्या, संपलं हिचं उत्तर। मला असं वाटतं मी विचार करते ह्याच्यावर, तोपर्यंत तुम्हाला थोडंसं एंगेज करते ना, म्हणजे तुम्ही मला सांगाल की या प्रश्नाचं उत्तर काय द्यायला पाहिजे, ठीक आहे? एक छोटी ॲक्टिव्हिटी घेऊ मी सगळ्यांबरोबर, म्हणजे मलाही तुमच्या स्क्रीनवर इतका गहन मोठा प्रश्न आहे ना, तो मलाही विचार करावा लागणार ना, राईट? तर आपण एक छोटी ॲक्टिव्हिटी घेऊ, ठीक आहे? मम्मी पापा, मम्मी पापा, पापा, ओके, मम्मी पापा, फाइन। तर तुम्ही आप लोग डिफरेंट ग्रुप में जाइए, ऐसा नहीं है कि एक ही ग्रुप, हम एक 3-4 ग्रुप बनाने वाले अभी। और अभी क्या करना है, पहले तो ग्रुप बना लेते हैं, फिर क्या करना है बताती हूँ। तो कैसे आएंगे आप, एक 5-6 लोगों का एक ग्रुप। अगर आप यहाँ पे बैठे हो तो सिर्फ पापा कहीं पे शिफ्ट हो जाइए, जैसे एक ग्रुप में मत रहिए। सभी पापाओं का एक ग्रुप करते चलेगा, बहुत अच्छा है। सभी पापा एक ग्रुप में आ जाएंगे तो मुझे समझ में आएगा। तो अभी यहाँ पर पीछे जो मैम है, आप तुम्ही पण येता इकडे, 1 2 3 4 5, तुम्ही इकडे या, तुमचा एक ग्रुप होतो, तुम्ही एक ग्रुप होतो, समोरची लाईन, आणि तुम्ही एक ग्रुप व्हा, ठीक है? मग मागे एक जण जा, हाँ, आणि समोर एक, ठीक है? सो पापा का एक ग्रुप हो गया, कोई एक लीडर बन जाइए, आपका मॉनिटर। आप सब 3 to 6 वाले पेरेंट्स हैं, तो अपने ग्रुप को एक फटाक से नाम दे दीजिए, अपने ग्रुप को एक नाम दे दीजिए। तो अभी एक पापा का ग्रुप है, एक सेकंड ग्रुप है, थर्ड ग्रुप, फोर्थ ग्रुप, फिफ्थ, तो अभी 5 ग्रुप बन गए, ठीक है? और अभी ये सोचना है अगले आधे घंटे तक, जब तक हम बात कर रहे तब तक, कि हमें सभी को 2 to 6 इयर्स एज ग्रुप वाले बच्चों के रोल में जाना है। तो इसीलिए ना
डोंट डिमांड दैट कि आई एम एन इंजीनियर, तो अभी जो मैं जवाब दूंगी या जो करूंगी एक्टिविटी तो वही लेवल का होना चाहिए। नॉट एट ऑल। अगर मेरी बच्ची 5 साल की है तो मैं 5 साल की हूँ, ठीक है। यहाँ पे ना एक बोलते बोलते मैं एक जस्ट और एक रूल, ये तीसरा रूल है। फर्स्ट रूल मैंने क्या बताया, याद है किसी को? सेकंड रूल क्या बताया? और अब ये थर्ड रूल। पहला रूल था नाही मगासपासून जे मी म्हणते, मी टिप देते, तर पहिलं टिप काय होतं, सेकंड टिप काय होतं, नाही तर थर्ड टिप एक बोलता बोलता देते। सेकंड टिप तर माझ्याही लक्षात आहे की स्वतःची पोटं भरण्यासाठी बाळाला खायला घालू नका, बाळाची काय रिक्वायरमेंट आहे त्यानुसार घाला। आणि पहिली टिप ही होती की हा एज ग्रुप जो आहे हा डेव्हलपमेंटचा एज ग्रुप आहे, सो ते डेव्हलपमेंट होलिस्टिक होती हे लक्षात ठेवा। तो ते होलिस्टिक वर्ड लक्षात ठेवा, ठीक है। थर्ड टिप जो मैंने अभी बात करते करते बताया कि आप सभी को आपके बच्चे जिस एज ग्रुप में उस ग्रुप वो वाला थिंकिंग रखना है, विचार रखने हैं। तो इसी में से एक टिप ये है कि अपना घर भी ना, जो उम्र का आपका बच्चा है वो उम्र का आपका घर होगा। इसका बोलने का मतलब ये है कि अगर मेरे घर में 5 साल का बच्चा है तो उसका कबर्ड या उसका खिलौने की जगह उसकी या मेरा लिविंग रूम स्कैटर्ड रहेगा सामान, क्योंकि वो आता है, वो ऐसे डाल के निकल जाता है, स्कूल से आता है वो शूज़ ऐसे डालता है, होता है। या मेरे जो वॉल्स है पूरे स्क्रिबल्ड है, तो हो सकता है। तो हर किसी के घर को भी एक एज ग्रुप होता है, तो वो एज ग्रुप वो घर में जो बच्चा है उसी अनुसार होता है। तो ये टिप है आपके लिए महत्वपूर्ण कि अगर आपके घर में अगर 4 साल का बच्चा है या 6 साल का बच्चा है, सो डोंट बी सो ऑब्सेस्ड दैट माय हाउस शुड बी वेरी नीट एंड क्लीन, बिकॉज दैट्स गोइंग टू गिव लॉट्स ऑफ बर्डन टू यू योरसेल्फ एंड नॉट ऑन दैट बेबी। हाँ, of course, on your relationship, the relationship between the baby and mother, baby and the child, baby and the parent. So, आपका घर उसी एज ग्रुप का है जिस एज ग्रुप के आपका बच्चा है, राइट। अभी एक्टिविटी के पास आते हैं। तो हाँ, आपने क्या करना है, आवाज़ ना करते हुए, क्योंकि हम स्कूल के पेरेंट्स हैं ना, स्कूल के बच्चे हैं अभी सभी, तो आवाज़ मस्ती ना करते हुए धीरे धीरे आगे आना है। और यहाँ पे ना आप ही के बच्चों के सब खिलौने रखे हैं, एक्टिविटी सामान रखा हुआ है, उसमें से सामान आपने लेना है। और जनरली अभी जो ग्लासेस है, जनरली ये ग्लासेस के साथ गेम क्या होता है, मल्टीपल बॉल मारायचा किंवा स्टॅकिंग। तो अभी आपने वहाँ से सामान उठाना है, वो बहुत सारा भी हो सकता है या कुछ भी हो सकता है, एक भी हो सकता है, कुछ भी। तो वहाँ पे आपका अभी क्रिएटिव थिंकिंग ये डालना है कि उसमें से नया गेम तैयार करना है आपको, जो रूटीन नहीं होगा। अगर बीट्स है तो बीट्स का जनरली काम क्या होता है, माळ ओवायची। आता तुम्ही बीट्स जे घेणार ते त्या कामाने नसणार, त्याचं वेगळं काहीतरी फंक्शन असेल, असं त्यातनं सामान घेऊन एक नवीन खेळ तयार करायचा आहे। हे सगळं विचार करायला खूप वेळ नाही देणार, फक्त 5 मिनटं देणार। सामान घ्यायला 3 मिनटं आणि 5 मिनटं ॲक्च्युअल तुम्हाला प्रेझेंट करायला। सो असे मिळून 8 मिनटं एका ग्रुपला, ठीक आहे। क्लिअर आहे सगळ्यांना? आणि जो जिंकणार ग्रुप त्याला माने मॅडमकडनं एक मोठं गिफ्ट चालेल। सो युअर टाइम स्टार्ट्स नाव। या आणि एक एक मॉनिटर ठरवा, ग्रुपला एक नाव द्या पटापट। मैम 1 मिनट, उनको ग्रुप में डिस्कशन करना है तो उसके लिए टाइम चाहिए उनको, थोड़ी देर। 3 मिनटं दिलीत मी, 3 मिनटात सगळं करा। जो भी आपने साहित्य लिया उसमें से आपको तैयार करना है। पहले बताइए आपके ग्रुप का नाम क्या है?
मेंशन किया उसके बारे में बताइए हमें। बस हम बच्चों के जैसे सोच के ये ब्लॉक्स है, हाँ। हम इसको थ्रोइंग को जैसे ये बॉल्स थ्रोइंग बॉल्स खेल रहे हैं, हाँ। या फुटबॉल जैसे मार के उसको खेल रहे हैं हम वही। तो मीन्स अभी अगर हम सब बच्चे आपके घर पे आए हैं और हमें आपके साथ ये गेम खेलना है, तो अभी हमें इसके रूल्स और रेगुलेशन बताइए, हमें क्या करना है। बच्चों को हम बताएंगे पहले पैर से मारो इसे, हाँ। आप पकड़ो और बॉल को जैसे मारो पैर से, फुटबॉल के जैसे। तो फुटबॉल से जैसे खेलेंगे तो उनको एक पहला रूल ये है, दूसरा बोलेंगे थ्रो करो, कौन जितना दूर से किसका कितना थ्रो होगा, कितना ब्लॉक्स गिरेगा वो जीतेगा। ओके, तो उनको प्राइज मिलेगा उसी से। हाँ, तो अभी ये गेम को नाम क्या रखेंगे। क्या रखें नाम तो? ब्लॉक एंड बॉल। ब्लॉक एंड बॉल, फैंटास्टिक, तालियां। थैंक यू, थैंक यू। इसको या तो कलर के साथ मैचिंग करना है, ये एक गेम करना है, और दूसरा जैसे अब ये येलो है तो एक बिग है एक स्मॉल है, तो कंपैरिजन भी समझ में आ जाएगा एंड मैचिंग ऑफ कलर्स भी समझ में आ जाएगा। अपार्ट फ्रॉम दैट वी हैव द स्टैकिंग के लिए तो जो यूजुअल गेम है वो भी इसके साथ हो सकता है, करना ही नहीं है। तो उसको बाजू में रख देते हैं, हम ये वाली चीज कर सकते हैं। हाँ, तो इसको अभी हम नाम क्या देंगे। बटरफ्लाई, रिंग एंड बॉल। रिंग एंड बॉल। ओके, रिंग एंड बॉल के लिए क्लैप। चोको, वाह, चोको। वैनिला, चॉकलेट डिफरंट कलरचे क्लासेस आहेत, सेम रिंग मध्ये सेम कलरचा क्लास ठेवायचा आणि हे जे वर ठेवलेलं आहे ब्लॉक त्याला वर टेकून आपण कॅच करायचं, हाऊ टू बॅलन्स त्याच्याने काय होईल की त्याला बॅलन्सिंग पण समजेल आणि आयडेंटिफिकेशन पण त्यांचं वाढेल की कशा पद्धतीने कलर आयडेंटिफिकेशन पण त्यांना येईल, डिफरंट कलर्समध्ये कसं येईल, हाताचं ग्रिप पण येतं ना, आणि मेन म्हणजे कॉन्सन्ट्रेशन त्यांचं की वर गेल्यानंतर त्याला कॅच कसं करायचं, बरोबर क्लासमध्ये झालं पाहिजे, क्लासच्या बाहेर नाही झालं पाहिजे, त्यांना इंटरेस्ट पडला पाहिजे। थैंक यू चोको। यहाँ पे हमने दो टाइप में एक्टिविटी डिवाइड की है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिफरेंशिएट दीज ग्लासेस इन कलर्स एंड शेप। सो यहाँ पे ये जो ग्लासेस है वो फर्स्ट ऑफ ऑल दो क्राइटेरियाज है। यहाँ पे एक तो ये शेप करना है उसका, जो ग्लासेस यहाँ पे अवेलेबल है इन सेम कलर एंड ऑल्सो इन डिफरेंट शेप सच एज सर्कल, स्लैंटिंग लाइन, पेंटागन, हाफ सर्कल, स्क्वायर एंड ट्रायंगल। Okay, okay, okay. So shapes making. Shapes making with color. With colors. Same color. So चिकू पिकू के गेम का नाम है Shapes and color. Shapes and Colors. Okay. Thank you चिकू पिकू। बीट्स है वो लिए थे। सो गेम है कि पहले तो आपको कलर आइडेंटिफाई करना है क्योंकि मोस्ट ऑफ द किड्स आर 3 to 5 एज इन आवर ग्रुप। सो कलर आइडेंटिफिकेशन प्लस स्टैकिंग। सो गेम का नाम है मिक्स एंड स्टैकिंग। सो आपको आइडियली सिमिलर काइंड ऑफ ग्लासेस को स्टैक करना है, प्लस इसमें जो सिमिलर काइंड ऑफ बीट्स है उनको अरेंज करना है। सो one is that and second is we can also mix and match with the memory game because 5-year kids are also in our group. So this is for ideally age for 3 years and this is for 5 years. 5 years. Very Like nice. we need to identify like purple color in which glass and then identify the beads and glass matching. Fantastic. Thank you. Tantrums, thank you very much. Thank you. मुझे लगा था नेहा है तो वो पूरा डोमिनो बनाएगी, उसका बेटा डोमिनो बहुत अच्छा बनाता है, फटाफट जो मिलता है उसको अरेंज करता है और डोमिनो, क्योंकि सब एक जैसा था ना तो मुझे लगा डोमिनो बनेगा अभी इसका। आई थिंक मैम आपको बहुत सारे नए गेम्स दिए हैं मैंने, 1 2 3 4 5, तो जो रूटीन मेथड से आप इनसे खेल खिलवाते हो आपके बच्चों को, तो अभी ये नए ऐड हो गए आपके डिक्शनरी में, तो ये आपके गेम्स मैंने दे दिए, तो इसलिए गिफ्ट तो मुझे जाएगा, किसी को नहीं जाएगा क्योंकि ये मैंने दिया। तो सभी माता पिता ओके, हाँ, तो अभी तक कोई ना फाइनलिस्ट नहीं है यहाँ पे, विनर कौन है। तो ये जो गेम आपके हैं सभी ने मेमोराइज़ किए हैं और
मैम ये बच्चों से आपके खिलवाएंगे, और अगर वो सक्सेसफुली खेल पाए, या अभी ये सक्सेस अगेन सक्सेस मज़ा, if they have fun, if they enjoy that game, then only that game will be published as Prakriti's game, right? Okay, so सभी के लिए तालियां. Thank you very much. आपका साहित्य आपके सामने ही रखिए क्योंकि आगे बढ़ते हैं हम. एक्चुअली सवाल कुछ अलग था और इसमें हमने ये एक एक्टिविटी ले ली. आप सभी माता पिता इतने क्रिएटिव हैं, तो अभी आपके सवाल का वापस से दूसरा जो रिप्लेसमेंट वाला जो आपको जवाब चाहिए था, तो ये जवाब है. यू ऑल आर वेरी क्रिएटिव. सो एक ही गेम में आपने कितने सारे नए नए गेम आप ढूंढ सकते हो, तो फिर बच्चे के हाथ में स्क्रीन क्यों जाएगा? मोबाइल या टीवी जो भी कुछ है क्यों जाएगा? मुझे नहीं लगता अभी जाएगा, क्योंकि ये तो हमने सिर्फ डेमो के लिए हमने 8 मिनट दिए थे, तो अपने फटाफट इतना बनाया. तो घर में तो कितना सारा आप कर सकते हो. सो ये दूसरा आ गया. मैंने एक वर्ड यूज़ किया, रिप्लेसमेंट. सिर्फ निकाल के नहीं होगा, वहाँ पे उसको अगर हम कुछ देते हैं जो उसके IQ को फुलफ़िल करता है, उसके बुद्धि के भूख को, क्षमता को फुलफ़िल करता है, वो अगर हम वहाँ पे देते हैं तो ही वो निकलेगा. ये बोलना बहुत आसान है कि उसका स्क्रीन टाइम 0 कर दो, पर वो कैसे होगा? तो दैट देयर यू हैव टू रिप्लेस दैट स्क्रीन विथ समथिंग वेरी कॉन्क्रीट, अप्रोप्रिएट, and which will channelize that baby's energy. Then and then only that screen may vanish to 0. हाँ, तो इसी तरह से क्रिएशंस करते रहने. क्रिएटिविटी जहाँ पे रहेगी, जागरूक रहेगी, वहाँ पे कभी ना कभी ये महसूस होगा कि हाँ ये इससे इसका ये टाइम जा रहा है. हाँ, उसको मैं थोड़ा उसका और आगे सवाल का जवाब है, अभी मैंने ख़त्म नहीं किया है. यहाँ पे ना एक ब्रेन के सर्किट का जस्ट मैंने एक पिक्चर दिखाया है कि बच्चों का जो ब्रेन है, जब माँ के वूम्ब में जब बच्चा छोटे से बड़ा होता है, सबसे पहले तो न्यूरल कॉर्ड ही तैयार होती है कंसेप्शन के टाइम. हाँ, तो मीन्स लाइक ब्रेन तब से उसकी डेवलपमेंट शुरू हो जाती है. फिर बाहर आने के बाद जो ब्रेन है उसके अंदर ना ये सब एक सर्किट के जैसे रहता है. इमेजिन कीजिए वायर से इलेक्ट्रिक की वो पूरा ऐसा डाल दिया है आपके सामने, उसके दोनों एंड्स फिलहाल खुले हैं. इस तरह से ब्रेन में सर्किट है, और उसको जिस तरह से स्टिमुलेशन मिलता है, फिर वो सर्किट एक दूसरे से कनेक्ट होना शुरू हो जाता है. सो सिनेप्सिस स्टार्ट्स आफ्टर स्टिमुलेशंस. सो स्टिमुलेशन क्या मिलता है, उसके ऊपर फिर वो सर्किट तैयार होते हैं. पैगेट्स की जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थेरीज है, उसके अनुसार बहुत सारे साइकोथेरेपिस्ट है, साइकोलॉजिस्ट है, साइकियाट्रिस्ट है, डेवलपमेंटल पेडियाट्रिशियंस है, जो भी रिसर्चर्स हुए, जो भी साइंटिस्ट ने रिसर्च किए, तो उसका एक रिज़ल्ट यह है कि ब्रेन में जो भी सिनेप्सिस है वो स्टिमुलेशन के बाद में वो कनेक्शन शुरू होते हैं. अगर स्टिमुलेशन नहीं मिला तो दोज कनेक्शंस रिमेन्स अनक्लोज्ड, और फिर देन दैट चाइल्ड में बिकम हाइपर एक्टिव, क्योंकि वो एनर्जी चैनलाइज करने के लिए स्टिमुलेशन ही नहीं मिला है. राइट, तो नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. यहाँ पे जैसे इस तरह से ये ब्रेन के न्यूरॉन्स है, बिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स होते हैं और बिलियंस ऑफ सर्किट तैयार होते हैं, और वो स्टिमुलेशन के बाद में ही होते हैं. आगे की स्लाइड. तो यहाँ पे मैंने दिखाया कि अगर स्टिमुलेशन मिलता है तो किस तरह से फिर वो जाके, जैसे हम कहते हैं ना, एक गेम खेलते हैं कि अगर आपके पास लाल कलर है और मैंने किसी को बोला कि अभी ना आपको लाल कलर वाला ढूंढना है, तो हम कैसे भागेंगे और उसको पकड़ेंगे ना. इस तरह से सिनेप्सिस एक दूसरे को पकड़ते रहते हैं, और वो कब? स्टिमुलेशन के बाद. तो स्टिमुलेशन कौन से सभी प्रकार के, लैंग्वेज का स्टिमुलेशन है, पिक्चर का है, नंबर का है, नंबर माने डिजिट का है, वर्णाक्षर वर्ण का है, हाँ, कंसेप्ट का है, कलर का है, शेप का है, सभी के ये स्टिमुलेशंस है. और ये हैम्पर होते हैं स्क्रीन के ब्लू रेस से.
Actually, no screen for 0 to 2 age group. No, not at all. No screen for 0 to 2 age group. एडवाइजेबल ही नहीं है, क्योंकि ये जो बिलियंस ऑफ जो न्यूरॉन्स है, सिनेप्सिस है, वो ब्लॉक हो जाते हैं. तो इसलिए 0 to 2 के लिए तो नो स्क्रीन एट ऑल. 2 के बाद में अंडर सुपरविजन अराउंड हाफ एन आवर टू एन आवर, अराउंड अंडर सुपरविजन वो क्या देखता है और क्या एक्टिविटी वो स्क्रीन के ऊपर शुरू है. और फिर 5 to 6 एक्चुअली अगेन, तो इसलिए मेरा खुद का ही ये बोलना है कि स्क्रीन तो एडवाइज ही नहीं मैं करती हूँ. और अगर किया भी तो जैसे मैंने कहा ना कि अंडर सुपरविजन हाफ एन आवर टू 1 आवर, अर्धा तास ते 1 तास, त्याच्या वर नाही स्क्रीन. हा कुठल्या एज ग्रुपपर्यंत? अगदी 12 एज ग्रुपपर्यंत. ॲक्च्युली नो स्क्रीन ड्यूरिंग स्कूल डेज. वेन युअर चाइल्ड गेट्स एडमिटेड टू एनी स्कूल, नो स्क्रीन एट ऑल. स्क्रीन यहाँ पे हम गेम और कार्टून्स के लैंग्वेज में बोल रहे हैं. सो नो स्क्रीन टिल इन स्कूल डेज. And even if you want to engage your child in screen, then you can give your child screen in holidays. वो भी under supervision. वो भी एक particular time तय करके कि आधा घंटा या 1 घंटा स्क्रीन टाइम होगा. फिर अभी ये कैसे होगा? तो ये सब होता है अनुकरण से. बच्चे अनुकरण से सीखते हैं, इमिटेशन से सीखते हैं. हम मुंह से बोल रहे हैं कि हमें स्क्रीन नहीं यूज़ करना है आधे घंटे के बाद, और हमारे हाथ में स्क्रीन है, तो बच्चा सुनेगा नहीं, टैंट्रम्स दिखाएगा. तो इसीलिए स्क्रीन अगर हमें बच्चे को नहीं देना है तो हमें भी घर पे उसके सामने स्क्रीन नहीं यूज़ करना है. हमें क्या लगता है, मैं पूरा दिन काम करके आई हूँ, मैं थक गई हूँ और अभी हमें कुछ ही नहीं करना है. तो बैठो ना, खाली हाथ के ऊपर हाथ रख के चलेगा? मग कशाला पाहिजे तो टी व्ही, कशाला पाहिजे मोबाईल? हां, मी म्हणेन माझं सगळं झालं आहे आत्ता, मला पाहिजे टी व्ही. देन यू कॅन यूज दॅट मोबाईल इफ यू हैव एनी ऑफिस वर्क और एनीथिंग, बट इन अब्सेंस ऑफ योर चाइल्ड. होता है कि मेरी सीरियल्स है, मेरे सीरियल का टाइम है, चलेगा ना, देखिए आप सीरियल. पर वो टाइम कब रहेगा? जब आपके बच्चे आपके सामने नहीं है. तो इसलिए स्क्रीन टाइम इन अब्सेंस ऑफ योर चाइल्ड, योर स्क्रीन टाइम, राइट? सो इट इज़ वेरी वेरी पॉसिबल दैट यू कैन अवॉइड स्क्रीन इन फ्रंट ऑफ योर चिल्ड्रन. एंड यू कैन सी, आपके बच्चे अभी सब 6 साल तक की उम्र के, इसलिए मैं बोल रही हूँ यू कैन डू इट. एक्चुअली किसी भी एज ग्रुप का स्क्रीन टाइम हम कम कर सकते हैं अगर हमने तय किया तो, और उसको रिप्लेस किया तो. सो रिप्लेसमेंट इज़ द आंसर. और फिर उसके लिए जैसे मैंने कहा कि क्रिएटिविटी. थैंक यू मैम. आपने जो पेरेंट्स से गेम करवाया, जो उनको क्रिएटिविटी के बारे में बताया, और ये स्क्रीन एक बहुत गहन प्रश्न था, वो आपने चुटकी बजाते ही ऐसे लगा कि आपने सॉल्व कर दिया. तो इसके लिए सभी पेरेंट्स आई थिंक सहमत होंगे जो मैम ने इंफॉर्मेशन दी है. और घर पे भी करना है. इस पे हम ज़रूर अमल करेंगे मैम. तो सत्र को आगे बढ़ाते हुए हमारे पेरेंट्स जानना चाहते हैं मैम, बहुत पेरेंट्स ना आजकल वर्किंग होते हैं, तो उनके लिए बच्चों को टाइम देना, वो उनको ऐसे लगता है कि हम प्रॉपर टाइम नहीं दे पा रहे. जैसे जो क्वालिटी टाइम बोलते हैं कि बच्चे के साथ खेलना, उनके साथ बातें करना या कुछ एक्टिविटी करना, तो उनका ऐसे गिल्ट होता है कि हम प्रॉपर टाइम नहीं दे पा रहे. तो इसके लिए वो क्या करें? बहुत ही अच्छा और महत्वपूर्ण सवाल है जिससे जूझ रही है बहुत सारी अपनी माताएं. पहला आंसर कि क्वालिटी टाइम पहले क्या होता है, वहाँ से हम शुरू करते हैं. क्वालिटी टाइम एक बहुत बड़ा शब्द है. फिर से क्वालिटी टाइम का अर्थ है कि आपके बच्चे की जो उम्र है और उस अनुसार उसकी जो नीड है, वो अनुसार आपने उसको टाइम देना इज़ क्वालिटी टाइम. क्वालिटी टाइम डजंट मीन दैट यू आर जस्ट सिटिंग बिहाइंड योर चाइल्ड and now I am for you, I am available for you, just start playing with me. It is not quality time at all. Or giving whole Sunday for your family is not quality time. आप संडे को छुट्टी मना रहे हैं पर आप
फिर आपका चल रहा है, जैसे पापा है तो आज मेरा शेविंग का टाइम है, आज मेरा सैलून का टाइम है, आज मेरा मसाज का टाइम है, या आज मेरा पेपर रीडिंग का टाइम है, आज मैं मैच देखूंगा. दिस इज़ नॉट एट ऑल. जस्ट रिमेनिंग एट होम मीन्स गिविंग क्वालिटी टाइम टू योर चाइल्ड. क्वालिटी टाइम का अर्थ है अगर आपका बच्चा अगर कुछ गेम खेल रहा है, जैसे ये क्रिएटिविटी का कुछ शेप बना रहा है या कुछ बना रहा है, तो उसके साथ बैठो, उसके साथ वो गेम खेलो, उसकी दुनिया में जाना इज़ गिविंग क्वालिटी टाइम. तो उसके साथ उसे जो चाहिए, आता मला पाहिजे तसं खेळ नाही. आज मैं हूँ ना तुम्हारे साथ, मैंने टाइम दिया है ना तुम्हारे लिए, तो अभी चलो स्टोरी टेलिंग का टाइम है, चलो. पर वो अभी खेल रहा है. अगर छोटी बच्ची है तो वो अगर वो जो बोलते ना खिलौने से खेल रही है, घर घर खेलती है ती, आणि मग तुम्ही म्हणता नहीं नहीं अभी तो स्टोरी टाइम है, चलो मेरे साथ. जो वो खेल रही है उसकी दुनिया में उसके साथ खेलना इज़ गिविंग क्वालिटी टाइम, राइट. तो वो क्वालिटी टाइम अलग अलग है. जैसे अभी पूरे दिन में 24 आवर्स में जो वर्किंग पेरेंट्स है, तो समझ लीजिए समझो 10 to 5 किसी का ऑफिस है, और बच्चे कभी कभार ऐसे हो जाते हैं कि घर पे कोई डे केयर के लिए या डे केयर में हम डालते हैं, उसके बाद में बच्चे हमें सिर्फ शाम में मिलते हैं. से समझ लीजिए 7 बजे मिलते हैं. अभी 7 से लेके स्लीपिंग टाइम अगर 10 है तो 7 से 10 आइडियल वाला मैंने स्लीपिंग टाइम बोला 10. सो 7 से 10 मेरे पास अभी मेरा बच्चा है. तो अभी ये 3 घंटे में मुझे उसको समय उसके साथ बिताना है. पर मुझे खाना भी पकाना है, मुझे परोसना भी है, मुझे घर भी जो भी अस्ता व्यस्त है उसको भी साफ़ करना है, या तभी मेरे साथ मेरा ऑफिस का भी मेरे साथ काम आया है. तो अभी ये 3 घंटे ही है मेरे पास, कैसे टाइम बिताओ बच्चे के साथ. तो इसके लिए ना शेयरिंग ऑफ वर्क नंबर 1, कि अगर मैं माता हूँ और मुझे कुछ काम करना है अभी, तो मैं पिता या घर में जो कोई और है तो उसके साथ शेयरिंग ऑफ वर्क करूँगी कि ये काम अभी आप कर लो, ये काम मैं करती हूँ. तो वो फटाफट काम जिसे 1 घंटा लगने वाला आपको आधा घंटा लग जाएगा, आधा घंटा आपके हाथ में आ गया. क्वालिटी टाइम में टाइम्स में नहीं हम गिनते हैं कि 10 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा. नो, स्पेयरिंग टाइम विथ योर चाइल्ड इज़ क्वालिटी टाइम. ठीक है. तो अभी फिर वर्किंग पेरेंट्स के बारे में हम बात करें तो मैं घर आने के बाद तो एक तो मैं काम में मेरे घर में जितने मेंबर हैं उन सभी का हाथ बटाने के लिए उनको लूँगी, इवन इंक्लूडिंग माई चाइल्ड. अगर मुझे खाना अभी परोसना है तो छोटा बच्चा है 3 साल का 4 साल का, आपको मदद कर सकता है थाली लेके आने के लिए, पानी लाने के लिए, उठा के रखने के लिए. हो गया ये भी क्वालिटी टाइम. तो बच्चों को आपके साथ आपके काम में ले लीजिए. आपको अगर आप रोटी बना रहे हो उसको बिठा दो ओटे पे, आपके कट्टे पे, हाँ, तो किचन ओटे पे उसको बिठा दो, वो आपके साथ गप्पे मार रहा है, आप रोटी बना रहे हो, वो कुछ तो खेल रहा है आपके साथ. हो गया क्वालिटी टाइम. नो नीड टू स्पेयर अनदर क्वालिटी टाइम फॉर योर चाइल्ड, राइट. सो एंगेजिंग योर चाइल्ड अलॉन्ग विथ यू, वो आपके आजू बाजू इर्द गिर्द घूम रहा है, वो आपको बर्तन लगाने के लिए मदद कर रहा है, कपड़े की घड़ी करने के लिए मदद कर रहा है. क्वालिटी टाइम हो गया है. बात करो और तब उसके साथ गप्पे मारो, फिर तुम्हारा दिन कैसे गया, वो क्या किया. और ना यहाँ पे एक्टिव लिसनिंग, अगली टिप, एक्टिव लिसनिंग. हर बात सिर्फ तुमने ये नहीं किया, अभी तुम्हारे स्कूल से ये आ गया कि ये तुमने होमवर्क ही नहीं किया, तुम्हारी इतनी सारी बुक्स खाली है, ये किया ही नहीं तुमने, ये क्या तुमने वो झाड़ तोड़ के रखा, ये क्या तुमने वो ग्लास तोड़ के रखा, वो बाजू वाली आंटी बोल रही थी तुमने ये. पुअर बैड कम्युनिकेशन. विसंवाद. गुड संवाद, गुड कम्युनिकेशन. जस्ट लिसन टू योर चाइल्ड. वो क्या बोल रहा है उसको बोलने दो. जो भी बोल रहा है, कुछ भी बोलेगा, नॉनसेंस होगा, जो भी होगा, उसको डिफाइन मत करो. डोंट बी जजमेंटल कि वो क्या बोल रहा है, सही है या गलत है. वो बोलते रहेगा तो आप सुनते रहो. क्वालिटी टाइम हो गया, राइट. उसके बाद में फिर आपको लेकिन रहता है कि नहीं, मैं घर आने के बाद अभी उसकी पूरी पढ़ाई लूँगी, तो कहाँ टाइम बचता है. तो टाइम नहीं है. तो फिर शेयरिंग ऑफ वर्क. तो ये वाला जो काम, अगर आपको पढ़ाई लेनी है तो आप पापा को बोलो काम करने के लिए, या कुछ काम रहने दो. म्हणूनच मी मगाशी टिप दिली, आपका घर जो है आपके बच्चे की उम्र का रहेगा. आज नहीं पोछा लगाया चलेगा, पर आपने आपके बच्चे के साथ टाइम दिया है. ठीक है. तो इस तरह से कुछ काम. और दूसरा यहाँ पे महत्वपूर्ण टिप है, वो है एक्सपैंडिंग योर सपोर्ट सिस्टम. आज हम न्यूक्लियर फैमिली हो गए हैं पूरे, कि हम पति पत्नी और बच्चा
जनरली सिंगल चाइल्ड या अगर डबल चाइल्ड है तो पति पत्नी और बच्चे, ऐसी हमारी फैमिली हो गई है। और हमें फिर नहीं हो रहा है ना, टाइम दे नहीं पा रहे। यहाँ पे स्वार्थ परमार्थ दोनों है। लाइए सास को, लाइए बुआ को, बच्चा छोटा है, मुझे चाहिए आपका टाइम, तो थोड़ा मीठा बोलना पड़ेगा, करो उतना। इसलिए मैंने बोला स्वार्थ परमार्थ दोनों हो जाता है। एक्सटेंड योर सपोर्ट सिस्टम। और अगर शहर में आप नए हो, आपके आजू बाजू में आपके कोई रिश्तेदार नहीं है, तो आपके नेबर्स की सपोर्ट सिस्टम ले सकते हो आप। तो उसके लिए बात करनी पड़ेगी उनके साथ। आपने जो भी कुछ बनाया कभी उसको शेयर करना पड़ेगा, तो कभी छुट्टियों में एक साथ घूमने जाना पड़ेगा। सो एक्सटेंड योर सपोर्ट सिस्टम। सो सपोर्ट सिस्टम ये आपको यहाँ पे मदद करेगी कि जैसे जब आपको काम करना है तो आपका बच्चा वहाँ पे उनके साथ खेल रहा है, या आपके कुछ काम करने हैं उसके लिए वो भी मदद करेंगे और आप बच्चे के साथ टाइम दे सकते हो। और एक लास्ट, तो संडेज है, छुट्टीज़ है, तो जनरली जो अपना स्क्रीन का जो मेन मुद्दा था, तो वहाँ पे ना 2-3 घंटे तो गार्डन में तो यूँ निकल जाते हैं। एवरी डे यू कैन टेक योर चाइल्ड टू गार्डन, नियर बाय टेम्पल, नियर बाय ग्राउंड, और वहाँ पे उसको खेलने दो। आप खेलो थोड़ा, वो खेलेगा थोड़ा, आप बैठो शांति से, आप मनन चिंतन करो, वो खेलेगा। सोशलाइजेशन भी हो रहा है, उसको क्वालिटी टाइम देना भी हो रहा है, और उसका स्क्रीन टाइम भी कम हो रहा है। सो गार्डन यहाँ पे जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट में, उन सभी में आपको हेल्प करेगा। थैंक यू मैम। आपने अभी कुछ जो छोटे छोटे टिप्स बताए, जैसे स्क्रीनिंग का है और बहुत वर्किंग पेरेंट्स के लिए है, उस पर हम ज़रूर अमल करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू। और आगे का पेरेंट्स का कहना है कि मेरा बच्चा बहुत ज़िद्दी है, सुनता नहीं है, और कुछ ना दिए तो चिड़चिड़ा हो जाता है, तो उसके लिए उसको बिना डांटे, बिना मारे या अनुशासन बिना किए तो कैसे उसको सिखाएं, उसके लिए अगेन आपके स्कूल के बच्चों का जो उम्र के बच्चे हैं, उन सभी पेरेंट्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण है ये सवाल। पर ना अगेन ये बहुत बड़ा वेग क्वेश्चन है, हट्टी। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू डिफाइन व्हाट इज स्टबर्ननेस। हट्टी मीन्स क्या? वॉलंटरीली अगर कोई बहुत निजी हमें सवाल नहीं लेना है, पर वॉलंटरी कोई एखादा अगर बोलता है कि हट्टी म्हणजे काय, वो नहीं सुनता है, या अगर कोई एखादा सिचुएशन मुझे देता है तो आई कैन एक्सप्लेन। वॉलंटरी को किसी को बोलना है कि मेरा बच्चा नहीं सुनता है, तो सुनता नहीं कौन से सिचुएशन में नहीं सुनता, हट्टी, ये बहुत वेग बड़ी संकल्पना है। जैसे देखिए हटवादीपना कब कब होता है, जैसे आप शॉप में गए और वो कुरकुरे मांग रहा है, हो गया हट्टी, नहीं सुन रहा है। या उसको मोबाइल ही चाहिए, आप बोल रहे टाइम ख़त्म हो गया, वो नहीं सुन रहा है, हो गया हट्टी। आपने बोला अभी पढ़ाई को बैठो, वो नहीं सुन रहा है, हो गया हट्टी। कितने सारे सिचुएशंस है। सो हट्टी माने क्या? एग्जैक्टली वही मैंने बोला कि अगर आप जो बोल रहे वो उसने वो टाइम पे नहीं किया तो हम उसको हट्टी बोलते हैं। ठीक है, जनरल वेग डेफिनेशन को ही मैं थोड़ा जवाब देने की कोशिश करती हूँ। एक्चुअली क्या है कि अभी अगर आपका बच्चा 4 या 5 साल का हो गया है, तो इसका मतलब ये बिहेवियर है, इसे हम बोलते हैं कंडक्ट बिहेवियर। बिहेवियर कब शुरू हो गया? 1 साल में ही। तो 1 साल से 5 साल तक हमने क्या किया? आ रहा है, याद आ रहा है कुछ? तो 1 साल से 5 साल तक क्या होता है? कौतुक असतं, मराठीत त्याला आम्ही म्हणतो लाड वाटतं। वा किती छान, असं करते ना, अगो बाई, इतकं कौतुक करतो ना आपण, अलेले करतो अगदी. वी पॅम्पर अवर चाइल्ड वेन द in initial days the same behavior we pamper our child, but now day by day when the child is growing, that time now we use the word, we label it as हट्टी, stubborn, कि नहीं सुन रहा है. और अभी मैंने जब बोला तब उसने नहीं किया तो नहीं सुन रहा है. अभी वो उसके ख्यालों में है, उसका कुछ तो शुरू है, और मैं तब एकदम से आ जाती हूँ, चलो उठो होमवर्क करना है. वो अपनी दुनिया में है, उसका चल रहा है, सिंक्रोनाइज है वो अपने अपने इसमें, और मैं अभी आ गई, चलो उठो.
या मैंने बोल दिया जा ये उतना चाचू को देख के आ, या मैंने बोला जा ये इतना मेरा ना ये पापा बाहर बैठे उनको इतना देख के आ। तो देखो हाँ, मेरा नहीं सुनना मीन्स हट्टी, या जो बिहेवियर उसने नहीं करना चाहिए वो कर रहा है तब हट्टी। सो सबसे पहले हट्टीपणाला कमी करायला सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल डिफाइन व्हाट इज दैट बिहेवियर इज, टू विच बिहेवियर आई एम लेबलिंग इट एज हट्टी, स्टबर्ननेस। फिर वो डिफाइन करने के बाद मुझे भी मेरा आंसर मिल जाता है कि हाँ इसका मतलब है आई थिंक ये वाला ये मैं मस्ट कर रही हूँ उसके वजह से मुझे लग रहा है, एक्चुअली ही इज़ नॉट हट्टी। अभी मेरे दिमाग में क्या है, मैं पूरा दिन ऑफिस में रह के आ रही हूँ और अभी मुझे मेरे बच्चे की पढ़ाई लेनी है और अभी उसने बैठना ही चाहिए। बच्चा घर पे कब आया है, समझ लीजिए छोटे बच्चे हैं तो 2 बजे ही आ गया है और अभी उसका खेलने का टाइम है और आप बोल रहे हो कि अब भी बैठना चाहिए, तो वो हो गया हट्टी। और ये बात समझ में? तो अभी इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे कम्युनिकेशन बहुत अच्छी तरह से काम करता है। तो हम अगर कुछ डिफाइन करते हैं कि हमारी से पढ़ाई को बैठने का ये टाइम है, 7 बजे हम पढ़ाई को बैठने वाले हैं। छोटे बच्चे हैं उनको घड़ी नहीं समझ में आती है, पर अभी तो समझ में आती है, डिजिटल सभी के हाथ में नो वो स्मार्ट वॉच भी होते हैं, अभी 5 साल के बच्चे के भी हाथ में होता है। तो उनको अगर हम बोलेंगे ये 7 नंबर आने के बाद हम पढ़ाई को बैठने वाले हैं, तब तक जो करना है कर ले, ठीक है। पहले दिन नहीं आएगा, 7:05 को आएगा या 7:15 को आएगा, पर उसको बुलाइए, लेके आइए, बिठाइए। आपकी एनर्जी, आपकी ताकत उससे ज़्यादा है। अभी पापा की मदद भी लीजिए, उसको उठा के पटकाइए आपके सामने। स्टडी की, पढ़ाई की अपनी एक जगह होगी, वहीं पे बैठ के पढ़ाई लेनी है और 1 साल से पढ़ाई की आदत लगवानी है। अभी पढ़ाई का मतलब 1 साल में क्या पढ़ाई होगी, एक जगह पे बैठ के कुछ तो करने की आदत। तो फिर वो कुछ भी हो सकता है, फाईन मोटर स्किल से रिलेटेड, ते डाळ निवडतो ना तसं असेल, डो मेकिंग असेल, क्लेशी खेळणं असेल. सो यू कैन स्टार्ट दैट हैबिट सिंस द एज ग्रुप ऑफ 1 ईयर. सो 1 साल के बच्चों को भी अभी 7 बजे एक जगह पे बैठ के कुछ एक्टिविटी करने की अगर हम आदत डालते हैं तो धीरे धीरे फिर वहाँ पे आएगी नोटबुक. अभी वो अगर अलग और एक है कि कब उसके हाथ में पेंसिल देनी है, कब क्रेयॉन्स देने हैं, वो अगर अलग एक सवाल है कि इतने जल्दी 2 साल के बच्चे के हाथ में क्रेयॉन्स देने हैं क्या, क्योंकि फाइन मोटर स्किल्स अभी डेवलप ही नहीं हुए हैं और हम पेन दे रहे, पेंसिल दे रहे, क्रेयॉन्स दे रहे. अभी तो उसने ऐसे पटक के ऐसे ऐसे करना है. ठीक है, तो इस तरह से अगर हम पढ़ाई की उसको आदत डालते हैं तो 7 बजे आपका बच्चा आना शुरू करेगा. अभी वो हट्टी नहीं है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल डिफाइन व्हाट इज़ हट्टी, व्हाट इज़ स्टबर्ननेस एंड अकॉर्डिंगली स्टार्ट एक्शन प्लान. थैंक यू मैम. अभी आपने जो स्टबर्ननेस के बारे में बोला तो उसके लिए आपने जो एग्जांपल्स दिए, जो बताया हमें, तो उसके बारे में ज़रूर विचार करेंगे और वो अमल करने की कोशिश करेंगे. अभी आगे है बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है लास्ट, कि घर में नया बच्चा आने के बाद बड़े बच्चे को थोड़ा इग्नोर और अकेलापन महसूस होता है. तो उसको हम बड़े बच्चे की भावना को कैसे समझें और नए शिशु के साथ उसे प्यार से कैसे जोड़ें ताकि वो खुद को इग्नोर ना महसूस कर सके, तो उसके ऊपर आपकी राय चाहिए. यहाँ पे डेवलप होता है सिबलिंग राइवलरी, और मेरे पास बहुत सारे जो बिहेवियरल प्रॉब्लम्स लेके बच्चे आते हैं तो उनमें ये मैक्सिमम ये प्रॉब्लम होता है सिबलिंग राइवलरी. तो ये सिबलिंग राइवलरी होनी है नहीं होनी अपने हाथ में नहीं है, पर राइवलरी तैयार हो रही है. इसका मतलब ये कहाँ से शुरू होती है, यहाँ पे इमोशनल डेवलपमेंट का पार्ट आता है एक्चुअली. कि जब हमारा पहला बच्चा रहता है तो हम ना पूरा उसके ऊपर हमारा प्यार शॉर करते हैं, पूरा अटेंशन उसको है, पूरा टाइम उसको है, पूरा प्यार उसको है. और कुछ दिनों के बाद ये सब छीन लिया जाएगा. सो ये शेयर, इसमें सबसे ज़्यादा ना चीज़ें नहीं, प्यार जो छीना जा रहा है उसकी इनसिक्योरिटी डेवलप होती है. क्योंकि अगर
6 साल का आपका बच्चा और तभी आपका दूसरा बच्चा आने वाला है, तो अभी ये तो इमोशनल डेवलपमेंट वाला एज ग्रुप है। तो यहाँ पर जहाँ आपकी इमोशन डेवलप हो रही है बच्चे की, वहीं पे उसका लव, प्यार छीना जा रहा है। सो ही इज़ गेटिंग हर्ट एट दैट इमोशनल सेंटर। तो वहाँ जो इंजरी उसकी हो रही है वो जन्म भर के लिए। मेरे पास जो एंग्जाइटी डिसऑर्डर के अडल्ट्स भी आते हैं और उनकी अगर हम वहाँ पीछे जाके हिस्ट्री लेते हैं तो चाइल्डहुड ट्रॉमा में मेनी अ टाइम्स ये सिबलिंग राइवलरी हमने देखी है। तो सिबलिंग राइवलरी तैयार होने के लिए मेन है उसका जो प्यार है वो शेयर हो रहा है। तो अभी सेकंड चाइल्ड तो आ रहा है, तो फिर क्या करेंगे? तो ये प्रोसेस में उससे इन्वॉल्व कर लेते हैं कि घर में जो नया बच्चा आ रहा है वो प्रोसेस में अगर उसको इन्वॉल्व करते हैं, उसको भी उतना ही इम्पोर्टेंस मिलता है, इन्वॉल्वमेंट मिलती है, तब ना वो उसका है बोल के वो उसे अच्छी तरह से उसके बॉडी का पार्ट है बोल के संभालना शुरू करता है। तो फिर वो डिफ़िकल्ट नहीं जाएगा। म्हणजे काय करायचं आहे तर काही नाही, एक छान बाळ येणार आहे, अगेन प्रिकॉशन, दिस बेबी इज़ फॉर यू, नो इट्स नॉट अ टॉय। क्योंकि आने के बाद फिर वो टॉय जैसे उसको हैंडल करने लगेगा, चलेगा नहीं। तो इसीलिए ये उसके कुछ परेशानियों के लिए रिप्लेसमेंट नहीं है, उसका टॉय नहीं है, पर ये तुम्हारा भाई बहन जो भी आ रहा है ये अपना फैमिली एक्सटेंड हो रहा है, राइट? अपनी फैमिली है। तो अभी जैसा मेरा टिन्नू है तो मेरे टिन्नू के जैसा भी नीटू आने वाला है, तुम टिन्नू हो तो वो नीटू आ रहा है ना? सो उसको इन्वॉल्व करो वो प्रोसेस में। और डिलीवरी के बाद में भी जनरली क्या होता है, फिर अभी 4 या 5 साल का बच्चा है तो उसके फाइन मोटर स्किल्स नहीं है, वो बच्चे को हाथ लगाने जाता है ना, उसको सॉफ्टनेस नहीं रहता है ना हाथ में, तो दंडन प्रोसेस वाटते। तो हम क्या करते हैं, उसको झिड़कारते, अरे रुक रे, रुक रुक रुक, छोटा बच्चा है, उसको लगेगा, उसको दुखेगा। या रात में सोते समय जो कल तक मम्मी के साथ सो रहा था, अभी वो कहाँ पे दूसरे रूम में जाता है या दूसरी जगह पे उसको दूसरे बेड पे या दादी के साथ सुलाया जाता है। तो ये सब ना उसको इनसिक्योरिटी डेवलप कर रही है। तो इसीलिए ग्रेजुअल अगर ये प्रोसेस शुरू होती है ना, अगर आपको उसको दूसरी जगह पे सुलाना है तो वो भी प्रेगनेंसी से शुरू कर दीजिए। वहाँ पे वो बच्चा आ रहा है इसलिए नहीं, अभी बेटा ये बेड ना नहीं हो रहा है ना, रीज़न दे दो, समझ जाते। छोटे छोटे बच्चे रहते हैं, उनको ना मैनिपुलेट करना सही में बहुत आसान होता है, नहीं तो वो हमें मैनिपुलेट करना शुरू कर देते हैं, राइट? तो अगर एक स्टोरी हम तैयार करते हैं, वो स्टोरी में उसको भी इन्वॉल्व करते हैं, इन्वॉल्वमेंट अगर लेते हैं तो इनसिक्योरिटी कम होगी। यहाँ पे जान लेना है कि उसकी इमोशनल नीड क्या है। तो वो अगर हम इमोशनल नीड समझ लेते हैं ना, तो मुझे लगता है कि वो आने वाले बच्चे को बहुत अच्छी तरह से लेगा, फ्रेंड बोल के लेगा, उसको ही चाहिए था बोल के लेगा, उसको एक्सेप्ट करेगा। इवन बाद में जो नैपी चेंज करना है, ये करना है, उसको इन्वॉल्व करो वो प्रोसेस में, बहुत अच्छे से करते हैं। और बिंदास छोड़ दो, उसका भाई है वो, ये डर नहीं रखना है कि अरे वो उसके आँख में उंगली डालेगा, नाक में उंगली डाल दो, कुछ नहीं होता है, कुछ नहीं होता है। ये इनसिक्योरिटी मत रखिए, फिर वो शेयर करना शुरू कर देगा। और बेसिकली यहाँ पे इमोशनल अवेयरनेस देना है, क्योंकि ये एज ग्रुप इमोशनल अवेयरनेस का है ना। तो वो जो टैंट्रम दिखा रहा है या गुस्सा हो रहा है आपके ऊपर बेबी आने के बाद, या बेबी को आपके हाथ में देख के, उसको पास में लो, बोलो क्या हुआ, ये नहीं अच्छा लग रहा है, लाइक लेबल दैट इमोशन। तुम्हें बुरा लग रहा है या तुम्हें गुस्सा आ रहा है, लेबल दैट इमोशन। तो फिर उसको वो गुस्सा आ रहा है, किसके वजह से आ रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है, जेलस फील हो रहा है, गिव दैट इमोशनल वोकैबुलरी टू योर चाइल्ड। तो फिर वो उसे क्यों गुस्सा हो रहा है वो समझ में आएगा। तो फिर बोलेगा नहीं नहीं, नॉट एट ऑल जेलसी, पर वो मुझे आपके लैप पे बैठना है तो मुझे ले लो लैप पे, तो ले लो ना उसको भी साथ में, तो हो जाता है। थैंक यू मैम। ये भी प्रश्न आपने बहुत ही सहजता से और आसानी से सुलझाया, एंड वंस अगेन थैंक यू। यह सेशन हम सभी के लिए अत्यंत लाभदायक रहा है और आपसे मिली जानकारी हमें और हमारे बच्चे के बीच के रिश्ते को और भी मजबूत और मधुर बनाएगी। अब मैं हमारे मुख्य अतिथि शीतल मैम का आभार व्यक्त करने के लिए हमारी प्रिय ज्योति लड्डा मैम को, उसके पहले एक मैंने समराइज करने के लिए छोटा सा वीडियो चलेगा, एक 2 मिनट चलेगा।
वीडियो पूरे सवालों के जवाब मैंने ये वीडियो में देने की कोशिश की है। ये समरी थी। तो मेन अपने बच्चों को हमें सर्व एंड रिएक्ट जैसा जो मेन रूल है वहाँ पे, और जब उसका हट्टीपना है तो उसको करेक्ट ना करें, उससे कनेक्ट हो, इमोशनल उसकी जो भावना है वो समझ लीजिए और उसके साथ समय बिताइए। उसके लिए पहले खुद समय निकालिए और उसके साथ समय बिताइए। उससे संवाद, बातें करने की कोशिश कीजिए, कम्युनिकेशन करने की कोशिश कीजिए। और कम्युनिकेशन का मतलब मैंने बताया कि सिर्फ बातें नहीं, उसको सुनिए, उसको सुनने को टाइम दीजिए। तो इसमें से फिर ए वाले बच्चे की फैमिली बननी है या बी वाले बच्चे की फैमिली बननी है, या अपने बच्चे को ए वाला बनाना है या बी वाला बनाना है। मैंने बोला था कि बारकाई से देखिए, बहुत बहुत छोटी छोटी वहाँ पे थी, लाइक खाने में क्या से लेके सब था वहाँ पे अलग अलग। तो वो आप देखिए और उस अनुसार खुद में, पहले तो खुद में ही बोलूँगी, खुद में बदलाव लाइए, फिर आपके बच्चे में बदलाव होगा। जो सवाल आपके बच्चे के बारे में है तो वो कम करने के लिए आपको प्रयत्न खुद के बदलाव में करना पड़ेगा। क्योंकि जो लास्ट मेन टेक होम मैसेज है कि क्वालिटी टाइम करने के लिए आपको आपके बच्चे के साथ स्टोरी टेलिंग, स्टोरी का भी कहानी बताना,
ये बहुत महत्वपूर्ण है कि ये 0 to 6 वाला जो पूरा डेवलपमेंटल है ना, डेवलपमेंट होने के लिए कहानी बहुत अच्छी तरह से काम करती है। तो हमें बचपन में एक कहानी बताई गई थी, माकड़ानी टोपी वाला, मंकी एंड कैपसेलर। तो वहाँ पे क्या है, तो वो इमिटेट करते हैं ना मंकीज़, कि एक कैपसेलर रहता है और मंकीज़ रहते हैं। तो कैपसेलर सोने के लिए नीचे सोता है, तो उसके टोकरे में पूरी वो कैप्स रहती है। मंकी ऊपर से आते हैं, पूरी कैप्स लेके जाते हैं, और फिर जब वो कैपसेलर उसकी आंखें खोलता है, देखता है उसकी नींद होने के बाद, तो ओहो उसकी सब कैप्स गायब है। और कहाँ गई, तो वहाँ पे जो पेड़ के ऊपर जब मंकीज़ बैठे थे वो पहन के बैठे थे। अभी वो तो एकदम डर गया, अभी क्या करना है, ये कैप्स कैसे लूँ वापस। तो पहले तो उसने क्या किया, जो हमारी साइकोलॉजी है, तो पहले हम पत्थर उठाते हैं और उसको मारना शुरू कर दिया। तो उन्होंने क्या किया, वहाँ पे जो फल थे वो तोड़े और वो मारने शुरू किए। तो फिर उसको समझ में आया, तो हाँ चलो अभी आइडिया लगाता हूँ। उसने उसके सिर पे की कैप निकाल के नीचे डाली, फिर उन्होंने भी फटाफट कैप्स नीचे डाली। इमिटेशन, राइट? अगर मुझे मेरे बच्चे को जो भी सिखाना है वो मुझे पहले करना है। अगर मेरा बच्चा मुझे शांत चाहिए, टैंट्रम्स नहीं दिखाने, तो मुझे भी शांत होना पड़ेगा, मुझे भी गुस्सा नहीं लाना है, मुझे भी कम्युनिकेशन अच्छी तरह से लाना पड़ेगा। अगर उसने अच्छी पुस्तकें पढ़नी है तो मुझे भी बुक्स पढ़ने पड़ेंगे। मुझे अगर ये करना है चाहिए तो मुझे वो करना पड़ेगा। तो मीन्स बच्चा हमारा इमिटेशन से ही सीखने वाला है। तो इसीलिए ये कैप्सूलर की कहानी सिर्फ कहानी बोल के नहीं है, ये हमारे लिए लेसन है। तो ये सबके लिए ध्यान में रखने के लिए है। थैंक यू, थैंक यू सो मच मैम। सभी को नमस्ते। आज यहाँ पर डॉक्टर शीतल ने बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर हमें मार्गदर्शन किया है, बच्चों की सही देखभाल और उनका विकास। एक्चुअली ये इतना बड़ा विषय है, अथांग जिसको हम बोल सकते हैं, तो आज बस उसको छूने की कोशिश करिए। पर इस तरह के पेरेंटिंग सेशन हम जारी रखेंगे अलग अलग पहलुओं पर बात करने के लिए। हर बच्चे की विशेष पहचान है, विशेष योग्यता है, उसको समझते हुए, बातचीत करते हुए, उनकी उम्र की पड़ाव का सम्मान करते हुए, अगर हम बच्चों के साथ हमारा एक अनोखा बंधन बना सके तो ये इससे बड़ी कोई बात नहीं होगी। हम प्रकृति प्री स्कूल, प्रकृति एक्टिविटी सेंटर, प्रकृति डे केयर और प्रकृति स्टडी सर्कल में इस बात का बहुत ही ध्यान रखते हैं कि बच्चों की व्यक्तिगत क्षमताओं को विकसित करें। इसका पूरा हम प्रयास करते हैं, उनको विविध अनुभव देने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हमारा विश्वास है कि अनुभवों में से बच्चे हमेशा कुछ नया सीखते हैं। कई दिनों से हम चाह रहे थे डॉक्टर शीतल का सेशन हम रखें, वो आज हो पाया। डॉक्टर शीतल ने जो बातें हमें बताई है, अनुभवपूर्ण सलाह दी है, अनमोल मार्गदर्शन किया है, उसके लिए मैं उनका आभार व्यक्त करती हूँ। डॉक्टर शीतल प्रकृति परिवार से जुड़ी हुई है, तो हमेशा ही आने वाले समय में हम टाइम पर इनके साथ बातचीत जारी रखेंगे। आप सभी ने आज के इस प्रोग्राम में हमने एक पहले गूगल फॉर्म भेजा था, वो भरा, उसके बाद आज इतना एक्टिवली पार्टिसिपेट किया, बटरफ्लाई एंड चोकोज एंड लॉलीपॉप एंड टेंट्रम एंड चिकू पिकू, तो उसके इतना क्रिएटिव गेम्स बनाए, इतना उत्साहपूर्ण सहभाग आपका रहा, इसलिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी तरह का आपका उत्साहपूर्ण सहभाग हमें इस तरह के आयोजन करने का हमेशा प्रेरणा देता रहे। MIT और प्रकृति परिवार के सारे सदस्यों ने इस आयोजन में हमें जो सहकार्य किया है, उसके लिए मैं उनका तहे दिल से आभार व्यक्त करती हूँ और कार्यक्रम समाप्ति की घोषणा करती हूँ। पॉइंट्स बोले मुझे मेरे लिए मतलब बहुत ही कोरिलेट हो रहे। मैडम जो बोलते घर खराब हुआ, मेरे बच्चे थे, दोनों बच्चे सब इधर उधर खिलौने डालते थे। मेरी एक बेटी भी है 10 साल की, फिर मैं उस पर गुस्सा करती हूँ कि तू ये झगड़ रहे, मैं थक के आ रही हूँ, सब काम मतलब एकदम टेंशन हो जाता है। लेकिन आपका जब सेशन सुना तो बहुत ही अच्छा लगा।
और छोटे मेरे बच्चे तो टीवी देखते हैं तो आई उनकी ऐसे ड्राई हो जाती है, तो अभी मुझे लगा मैं भी टीवी बंद करना चाहिए और उनको मतलब बिजी रखना चाहिए, इन्वॉल्व करना चाहिए हमारे साथ। थैंक यू मैम, थैंक यू मैम। It was a very insightful session, ma'am. However, I just have one question. Do you have any tip, any one particular tip for a nuclear family? Basically, you have one kid and just two parents working, not working. But अगर उसको कुछ चाहिए, the baby will go to the mom, will say no. Will go to the dad, will say no. कभी तीसरा तो कोई है नहीं जाने के पास. Then they get stubborn कि मुझे किसी से कुछ भी नहीं मिल रहा है तो I start throwing tantrums. Any tips for that? How old your child is? Just 3. 3. ओके। कह गया था और वो आपने पूछा, मुझे अच्छा लगा। और मैं सही में बोल रही हूँ कि 0 to 6 एज ग्रुप इतना बड़ा है कि लाइक हर उम्र के बारे में बोलना बहुत सारी बातें हैं। उसमें से पेरेंटिंग के लिए बहुत महत्वपूर्ण टिप है कि दोनों या घर में जितने लोग हैं उन्होंने एक वचन रहना बहुत ज़रूरी होता है। जो भी रूल रेगुलेशन हम घर के लिए अप्लाई करेंगे, डिसिप्लिनिंग का जो भी रूल रहेगा वो एक होना ही ज़रूरी है। फिर उसके ऊपर हमारा बच्चा शुरुआत में टैंट्रम, अगेन यू हैव टू डिफाइन द वर्ड टैंट्रम मीन्स व्हाट, अगेन इट्स अ वेग वर्ड, राइट? टैंट्रम्स इज थ्रोइंग थिंग्स और बैंगिंग हेड और लाइक वैलोइंग ऑन द फ्लोर और क्या एक जस्ट मैं बता रही हूँ। तो एग्जैक्टली मेरा बेबी क्या करता है। तो यहाँ पे ना एक बात हमेशा ध्यान में रखिए, हमें नहीं पर हमारे बच्चों को हमारी नाड़ी बहुत अच्छी तरह से पता होती है। नाड़ी का मतलब पता है, आयुर्वेदा में नाड़ी देख के पूरा देखा जाता है। तो बच्चों को नाड़ी बहुत अच्छी तरह से पढ़ना आती है, उनको बहुत अच्छी तरह से पता रहता है कि एट व्हाट टाइम माय पेरेंट इज गोइंग टू सरेंडर, कितना मैंने आवाज़ कितना वॉल्यूम बढ़ाना चाहिए तब मेरी माँ ये मुझे दे देगी। वो उनको ज़्यादा अच्छा, लाइक दे नो अवर साइकोलॉजी मोर बेटर देन अस, राइट? तो यहाँ पे मेन है पेशेंस। पेशेंस अगर ये घर पे चल रहा है ना, अगर 4 दीवार में है तो कुछ तकलीफ नहीं होती है, पर जब ऐसे लगता है कि वॉल्यूम बढ़ रहा है और अभी आजू बाजू वालों को सुनाई देगा, तब हम वहाँ पे एक्चुअली इम्पेशेंट होना शुरू होते हैं कि बाजू वाले क्या बोलेंगे। एंड इफ दिस हैपन्स इन फ्रंट ऑफ 4 लोग, इन फ्रंट ऑफ अदर पीपल, इन एनी ओपन पार्क और इन मॉल और समवेयर एल्स, तो वहाँ पे तो हमें तो वो एम्ब्रेसिंग होता है ना कि अब क्या करूँ यार, इसको कैसे इसका मुँह बंद करूँ। ससुरा वहाँ पे तो बहुत आता है, बहुत होता है। लाइक जब जनरली सासू माँ आती है तो बहुत ही होता है, क्योंकि उनको हमारी पता है वीक पॉइंट्स क्या है कि ये किसके सामने बराबर देगी। जब गेस्ट आते हैं या ऑफिस के पर्टिकुलर आते हैं, फ्रेंड्स आते हैं, तब तो और ज़्यादा। तो उनको पता है कि मैं कब शरण आने वाली हूँ और उसको जो चाहिए वो देने वाली हूँ। तो इसलिए पेशेंस हमें रेस करने हैं, क्वाइटली शांति से हमें बोलना है कि अभी जो भी कुछ है, जैसे मैंने कहा ना कि थोड़ा वेग था क्वेश्चन, तो अगर टू द पॉइंट अगर हम आते कि जैसे समझो स्क्रीन ही निकाल रहे हैं हम उसके हाथ से, तो और वो बोल रहा है कि अभी मुझे चाहिए, और पापा के पास भी गया तो पापा बोल रहे हैं नहीं मिलेगा, तो या कुछ चाहिए, आइसक्रीम चाहिए, मैगी चाहिए, जो भी फलाना। तो अगर आपने बोला अभी नहीं, अभी इसका टाइम नहीं है या टाइम ख़त्म हो गया, आपने शांति से बोलना है, पेशेंस। तो पापा के पास जाएगा तो पापा भी यही उत्तर रहेगा, तो वापस से आपके पास आएगा। हाँ, तो ये उसका चलते रहेगा। पहले दिन, दूसरे दिन 4 बार अगर वो जाता है तो अभी 3 बार होगा, वो चौथे दिन 2 बार ही होगा। तो इस तरह से अगर हम डटे रहे, यू शुड बी फर्म ऑन योर डिसीजन, बोथ साइडेड, यू एंड एज वेल एज योर स्पाउस, राइट? एंड अगर दोनों के बारे में ही है, मम्मी ना बोल रही है, पापा हाँ बोल रहे हैं, तो बहुत बड़ा फिर प्रॉब्लम है। तो डिसिप्लिन हम नहीं ला पाएंगे घर में। तो इसलिए दोनों ने एक वचन रहना बहुत ज़रूरी है। एक बात के ऊपर एक जो रूल तय किया है वो उसको रहना। और घर में अगर दादी आती है, तब बुआ आती है, तो ग्रेजुअली हम उसको भी हमें शांति से बोलना है
कि ना हमने चॉकलेट फ़िलहाल रिवॉर्ड बोल के रखे हैं, तो इसलिए अभी उसको चॉकलेट नहीं देना है। अगर आपने उसके लिए खाओ बोल के लाया है तो प्लीज़ गिव इट टू मी, आई विल गिव हर हिम लेटर ऑन, बोल के दूंगी कि बुआ ने दिया है, पर ये तुम्हारा गिफ्ट है। तो जो रूल हम तय करेंगे उसके ऊपर फर्मनेस एंड पेशेंस। उतना ही फर्म रहते हैं तो कैसे डील करना है? वही मैंने बोला कि पहले दिन बहुत सारा धिंगाना करेंगे। आपने ग्रेजुअली उसे टेपर करके खत्म किया। अगर रिवर्स केस है बच्चे का, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, मैंने 3 में बोला, हम महीने में जाएंगे उसको 6 महीना से। बिहेवियरिज्म का एक रूल है, 21 डेज में बिहेवियर शेप लेता है। कोई भी बात अगर 21 दिन तक कम से कम, और वर्स्ट केस है तो 1 महीना, और वर्स्ट केस है तो 3 महीना, 3 महीने के बाद वो बिहेवियर चेंज होना ही है। दिस इज रूल। अगर डुअल पर्सनालिटी लगती है बच्चे की कि लाइक स्कूल और डे केयर में बच्चा बहुत वेल बिहेव्ड करता है और घर में आकर रिवर्स केस रहता है, तो इसके रीज़न क्या हो सकते हैं? इसे मैं ड्यूअल पर्सनालिटी नहीं बोलूँगी, उल्टा मैं बोलूँगी उसको डिसिप्लिनिंग आता है अच्छे से, कि उसको ये जजमेंट है कि कहाँ पे उसने डिसिप्लिन रहना, कहाँ पे कंफर्ट जोन पे रहना है। हम यहाँ पे पैर ऊपर लेके नहीं बैठते, पर हम हमारे कोच में पैर ऊपर लेके बैठते। सो आपका बच्चा उल्टा ज़्यादा स्मार्ट है, जजमेंटल है, कि उसको जजमेंट आ रहा है कि कहाँ पे डिसिप्लिनिंग मेंटेन करना है और कहाँ पे कंफर्ट जोन में रहना है। रहने दीजिए थोड़ा कंफर्ट जोन में। कंफर्ट में बच्चे को कब तक रहे तो दिक्कत नहीं है, मतलब कहाँ तक जा सकता है? हाँ, मतलब जहाँ पे उसको हार्म नहीं है, फैमिली को हार्म नहीं है, वहाँ तक कंफर्ट नंबर 1। हाँ, हार्म मीन्स कितने साल का है आपका बच्चा? 3 साल का। तो जैसे ना अभी ना अगेन आपको वो डिफाइन करना पड़ेगा कि एक्चुअल क्या अनकंफर्टेबल बिहेव करता है घर पे, मीन्स क्या। जैसे अगर सामान जगह पे नहीं रख रहा है या इर्द गिर्द गिरा दे रहा है, जो भी खेल रहा है यहाँ पे डाल दिया वहाँ पे डाल दिया, लेकिन स्कूल में तो बराबर बैग में भर के लेके आएगा, घर पे नहीं करता है, तो वही मैं बोल रही हूँ ना, डालने दीजिए ना, कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ, पर अगर हार्मफुल कहाँ पर है, वो सामान उठा के खिड़की से नीचे डाल रहा है, या कुछ सामान लेके लाइक बैंगिंग कर रहा है, लाइक मम्मी पापा के ऊपर मार रहा है, या खुद को मार रहा है जहाँ पे इंजर्ड हो रहा है, ये फिर हार्म की ये डिफिनेशन में आएगा। हार्म में अगर आने लगा है कि वो आपको हिट करने लगा है या खुद को भी हिट करने हाँ, लगा है, तो अभी ना हिटिंग ये हो गया पर्टिकुलर बिहेवियर। तो यू हैव टू इवैल्यूएट द सिचुएशन व्हेन योर चाइल्ड हिट्स यू। सिचुएशन को पहले हम सेम केस इवैल्यूएट करेंगे। उसे जो चाहिए वो नहीं मिला तो वो इमीडिएटली बिहेवियर की वो आपको हिट करने लगेगा। हाँ, तो उस केस में तो एग्जांपल एक्चुअली ना बहुत पर्सनल है, पर तो भी ये यहाँ पे आप मुझे एक एग्जांपल देंगे कि क्या चाहिए और क्या नहीं मिला। कुछ भी, जैसे मान लीजिए आपने उसे रात में बोला कि ब्रश करिए, मतलब दैट इज़ अ डेली रूटीन। आपने खुद से भी सिखा दिया कि आपने पहले खुद ब्रश किया, लेकिन फिर भी वो हैबिट अगर डेवलप नहीं हो रहा है, फिर भी आपने फोर्सफुली वो करने की कोशिश की, तो वो उसको हिट करेगा या रेजिस्ट करेगा कि मुझे वो नहीं करना है। तो वो चीज़ कैसे चेंज करें या कैसे बदलाव लाएं उसमें? हाँ, इसलिए अभी हम एक्चुअल पॉइंट पे, मुद्दे पे आए कि अभी आपको ब्रश करना पता है कि अगर आपका बच्चा ब्रश नहीं करता है तो कैरीज हो जाएगी, आपको पता है, उसको नहीं पता है, वो सिखाया। हाँ, नहीं पता नहीं, मीन्स उसका सीरियसनेस उसको नहीं मालूम कि जर्म क्या होते हैं, कैसे कैरीज होगा या दांत क्या खराब होंगे, उसको नहीं पता है। ठीक है, तो यहाँ पे फिर रिवॉर्ड सिस्टम ये आगे आता है। इसका मतलब अगर ये हमने 1 2 3 4 हमने डिसाइड किया हुआ है, या अगर हम करते हैं तो यू विल गेट दिस। हाँ, लाइक अब जैसे मैंने कहा कि स्टोरी टाइम, कि ये ना सब करके आओ, चलो पापा अपना ब्रश लेके खड़े रहो, मम्मा ब्रश लेके खड़ी है, चलो जो भी आपका बच्चा है, चलो हम सब एक साथ आज कन्वर्ट इट इनटू अ गेम। हाँ, फ्रॉड निकालो, उसको वहाँ पे मज़ा आनी चाहिए। कभी कभी ना अपोनेंट ये हमें बोला तो ये हमें नहीं करना है, अगर अपोजिट बिहेवियर करना है, ऐसा अगर कभी है उस केस में, तो फिर वो जानबूझ के नहीं करेगा।
you put some entertainment maja in that activity. If that child is not coming, you and papa do it, you enjoy it, you laugh at that situation. फिर थर्ड डे ना पहले दिन देखेगा ऐसे देखेगा, दूसरे दिन और दूर से देखेगा, तीसरे दिन थोड़ा और पास आएगा, चौथे दिन मे बी, इस तरह से क्रिएटिविटी. इसलिए तो ये क्रिएटिविटी दी थी. ऐसा कोई बिहेवियर नहीं है कि जो नहीं चेंज होगा. ऐसा कोई भी ऐसा ये नहीं है कि जो हम नहीं लगवा सकते, कोई बिहेवियर ऐड नहीं कर सकते या कोई बिहेवियर कम नहीं कर सकते, ऐसा कोई भी नहीं है. हाँ, अभी इसमें कुछ मस्ट या जैसे अगर ब्रश करना है, डेली करना है, तो फिर मैंने जैसे कहा कि अभी ये कुछ तो उसमें फ़न डाल दीजिए. आप दोनों एंजॉय कर रहे हो तो उसको मज़ा लगेगा, तो फिर वो आएगा. ठीक है. और उसके बाद भी वो नहीं करता है तो फिर बाद में जो स्टोरी आप लेते हो ना, उस स्टोरी टेलिंग में कुछ सिचुएशन वैसे डाल दीजिए, तो फिर ना ऑटोमेटिकली उसको 7 दिन के बाद रियलाइज़ होगा कि हाँ ये ऐसे होता है, तो मैं करूँगी या मैं करवाऊँगी. पर खुद की जिम्मेदारी खुद नहीं लेनी है. कोई तीसरा आके बुआ है वहाँ पे या वो आएगा, वो डांटेगा, वो ही करेगा, नहीं. मेरा बच्चा है, मैं डिसिप्लिन लगाऊंगी. मुझे लग रहा है मिला आपको आंसर, आप दोनों को. ठीक आहे. मला असं वाटतं खूप प्रश्न असणार आहेत, कारण हे प्रश्नांचं सवय आहे, पण आपले ते प्रश्न नाही थांबणार. आणि मला इतकं ह्याच्यामध्ये बोलायला आवडतं, त्यामुळे मी नाही थांबणार. पण ते प्रकृतीमध्ये जे आपली मुलं आपली वाट बघतायत ना, ते आता बोर होतील. त्याच्यामुळे आज आपण थांबूया. आणि मी सगळ्या तुमच्या टीमला रिक्वेस्ट करेन की मला बोलवा परत, मला वेळ कमी पडला.